स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। दूसरी ओर कायुआन होटल है। सम्राट के कक्ष के अंदर मेज एक भव्य दावत से सजी हुई थी। हल्के रंग की छोटी आस्तीन वाली कमीज पहने कुछ हद तक गंभीर चेहरे वाली एक गरिमापूर्ण महिला ने कड़े स्वर में कहा, श्रीमती लिन, क्या आप मजाक कर रही हैं? हमने 6 बजे मिलने का वादा किया था और 3 मिनट बीत चुके हैं। मिस लिन कहाँ हैं? हमें अभी तक एक भी व्यक्ति क्यों नहीं दिखाई दिया? यह विवाह लिन परिवार के संपर्कों के माध्यम से तय किया गया था। अगर वे एक दूसरे को जानते न होते तो झांग जिलिन अपने बेटे को लिन परिवार की सबसे बड़ी युवती के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की अनुमति कैसे दे सकते थे? लिन परिवार के विशाल आकार और धन के बावजूद वे अंततः केवल एक व्यापारी परिवार हैं, जबकि उनके पति के पास वास्तविक शक्ति और प्रभाव है जो पूरे तियानहाई शहर में शीर्ष 3 में शुमार है। बेटा कम उम्र में ही पढ़ाई के लिए विदेश गया और घर लौट आया। महज कुछ ही वर्षों में वह उपनिदेशक के पद तक पहुंच चुका है। 30 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वे प्रांतीय या मंत्रिस्तरीय स्तर तक पहुंचने के मार्ग पर काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। लिन परिवार, हाँ, वे बस तियानहाई शहर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वहाँ के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। उन्हें उनकी चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जू योरोंग का चेहरा भी कुछ हद तक अप्रिय था, लेकिन इस समय आखिरकार यह उनकी अपनी बेटी की स्थिति थी, इसलिए वह केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सकती थी और बोली, श्रीमती झांग, आप जानती हैं कि कैसा होता है। ब्लाइंड डेट्स पर लड़कियां थोड़ी शर्मीली हो ही जाती हैं। वह शायद अभी ऊपर मेकअप कर रही होगी। वह अभी यहीं आएगी। बोलते बोलते उसने मेज के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और लिन यूचू को कई टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिनमें सभी में विस्मयबोधक चिन्ह थे, और उसे अपने पास आने के लिए आग्रह किया। झांग जिलिन ने रुचि खोते हुए कहा, आपके पास 3 मिनट हैं। अगर वे तब तक नहीं आए तो हम चले जाएंगे। उसने श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए व्यवहार किया, मानो अपने बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना लिन परिवार को प्रतिष्ठा दिलाने का एक तरीका हो। इसे देखकर जू योरोंग भी थोड़ी चिढ़ गई। ये किस तरह की बकवास है? तो क्या हुआ अगर वह व्यक्ति एक अधिकारी है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उस समय मैंने सिर्फ एक व्यवसायी से ही शादी की थी। अगर मैंने किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से शादी की होती तो यह मेरे सामने बैठी इस दबंग महिला से कहीं बेहतर होता। 3 मिनट जल्दी से बीत गए। झांग जिलिन नाराज होकर खड़े हो गए और अपने बेटे दाओ को, जो वहां बैठकर जू योरोंग को घूर रहा था, समझाते हुए बोले, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लिन परिवार बड़ा और शक्तिशाली है और वे हमारे झांग परिवार की तरफ देखते तक नहीं। इंतजार करने की क्या ज़रूरत है? भले ही आप शिष्ट हों, आपको यह चुनना होगा कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वहां बैठे व्यक्ति का नाम झांग ए रहे है। उनके माता पिता दोनों का उपनाम झांग है, इसलिए उनका नाम भी झांग ए रहे है। उसने आंखें घुमाईं और चिड़चिड़ाते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं नहीं जा रहा। मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ और अभी तक उस व्यक्ति से मिला भी नहीं हूँ। बोलते बोलते उसने पहल करते हुए जू योरोंग दाओ से पूछा, चाची, क्या यूचू बिल्कुल आपकी तरह नहीं दिखती? जू योरोंग के प्रवेश करते ही झांग ए रहे ने तुरंत मुख्य आकर्षणों पर ध्यान दिया। भरपूर फसल और पैमाने का एक विशाल प्रदर्शन। उम्र बढ़ने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती। इतनी शालीन और सुरुचिपूर्ण महिला उम्र बढ़ने के बावजूद भी उनके साथ होने पर आपको गर्व महसूस होगा। अगर जू योरोंग ने खुद को लिन यूचू की मां के रूप में पेश नहीं किया होता तो उसे शक हो जाता कि ब्लाइंड डेट पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में जू योरोंग ही है। बहुत सुंदर। अगर उसकी बेटी को जू योरोंग की सुंदरता का 70% हिस्सा विरासत में मिले तो झांग ए रहे शादी के लिए राजी हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो बच्चे? चाची बूढ़ी हो रही हैं, मैं यूचू से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? जू योरोंग इतनी खुश हुई कि वह खुशी से कांपने लगी, और यहाँ तक कि लिन यूचू से एक साइज बड़ा एक आंख वाला खरगोश भी उछलने लगा। कोई भी महिला अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनना नापसंद नहीं करती, और जू योरोंग भी इसका अपवाद नहीं है। वास्तव में वह इसे और भी अधिक हद तक दर्शाती है। अन्यथा मातृत्व की उम्र में उनके लिए इतनी युवा उपस्थिति बनाए रखना असंभव होगा। वह उठ चुकी झांग जिलिन की ओर मुड़ी। दाओ ने कहा, मैडम झांग, इतनी जल्दी मत कीजिए। मुझे लगता है एरे एक अच्छा लड़का है। कौन जाने, शायद उसे यूचू से प्यार हो जाए, है ना? फक फक करना। झांग जिलिन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली, असहज होकर बैठ गया, अपने बगल में बैठे बेटे की ओर देखा और मन ही मन उसे एक निकम्मा बच्चा कहकर कोसने लगा। उसे नहीं लगता था कि उसके बेटे को लिन यूचू इतनी पसंद थी। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि उसकी नज़र उस चालाक औरत जू योरोंग पर थी। आने से पहले उसने जानबूझकर अपने बेटे लिन यूचू को उसकी तस्वीरें नहीं दिखाईं, कहीं ऐसा न हो कि लड़का उनमें दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी तमाम सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद मैं उस चालाक औरत जू योरोंग को नज़रअंदाज कर दूंगा। उसकी मां की उपस्थिति मात्र ही उसके बेटे को पूरी तरह से मोहित करने के लिए काफ़ी थी। मां,
तभी दरवाजा खुल गया। साधारण पोशाक पहने लिन यूचू बाहर से अंदर आई और कुछ घबराई हुई लग रही थी। माँ कहकर पुकारने के बाद वह जल्दी से जू योरोंग के बगल में बैठ गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम देर से आए और तुमने माफ़ी तक नहीं मांगी। कम से कम नमस्ते तो कर सकते थे। अंदर आते ही बैठ गए। ये कैसा व्यवहार है? झांग जिलिन ने सख्ती से डांटते हुए कहा। जू योरोंग भी नाखुश दिख रही थी। एक माँ अपनी बेटी की छोटी छोटी चालों को कैसे नहीं समझ सकती? आप पहले से ही थोड़ी देर से आए हैं और आपने अभी भी इतने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। क्या आप किसी ब्लाइंड डेट पर आए हैं या आप अभी अभी घर से उठे हैं? ये तो स्पष्ट है कि वे जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी की जांघ को चुटकी से दबाया। फुफकार। लिन यूचू ने हौंफते हुए अपनी मां को गुस्से से घूरा, लेकिन मन ही मन वह प्रार्थना कर रही थी। किनलांग, कृपया आपको जल्दी आना होगा। इस बार तो हमारी हार निश्चित है। लगता है परिवार गंभीर है। वह तो तियानहाई शहर भी भाग गई है। उसे लगा कि अगर वह यंजिंग वापस नहीं गई तो उसका परिवार उसके लिए ब्लाइंड डेट्स का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि दाओ का परिवार उसके लिए तियानहाई शहर में एक ब्लाइंड डेट ढूंढ लेगा। इतना ही नहीं, उनकी माँ भी स्वयं यानजिंग से निगरानी करने के लिए आईं। इसका मतलब है कि उसकी शादी सचमुच होने वाली है। अरे बाप रे, नहीं। जैसे ही लिन यूचू अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़र कमरे के दूसरी तरफ झांगे रहे पर पड़ी। उसने चश्मा पहना हुआ था और सस्ते, बाजार में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़े पहने थे। लेकिन यही वो बात नहीं थी जो उसे सबसे ज़्यादा नापसंद थी। असल बात तो ये थी कि झांग ए रहे कितना चालाक था। उसका चेहरा तेल से सना हुआ था, बिल्कुल उस डाकिंग तेल क्षेत्र के लड़के की तरह जिसे मैंने लघु वीडियो में देखा था। ये बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तुम जवाब भी नहीं दोगी। लिन यूचू को देखते ही झांग जिलिन चिढ़ गया। जू योरोंग की तरह यह माँ और बेटी दोनों ही बेहद चालाक हैं। लिन यूचू के कुछ बोलने से पहले ही झांग ए रहे ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर दाओ को जवाब दिया। माँ, क्या आप इतनी बातें करना बंद कर सकती हैं? यूचू अभी अभी आई है, उसे थोड़ी देर आराम करने और चाय पीने देने में क्या हर्ज है? बोलते हुए उन्होंने अपने लिए एक कप चाय डाली और फिर उसे घूमते हुए गिलास में से लिन यूचू की ओर घुमाया, जिससे उन्हें लगा कि उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान है। लिन यूचू को अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई और वह असमंजस में थी। उसे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें जरूर गिर गई होंगी। तेल क्षेत्र में तेल उफान पर है। झांग जिलिन ने ठंडे चेहरे से दाव से कड़े लहजे, श्रीमती लिन, शादी कराने वाले ने तो बस इतना ही कहा कि आपकी बेटी खूबसूरत है। उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? उसके पास कौन कौन से पेशेवर पद हैं? उसने कौन कौन से प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं? और क्या वह पहले कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ रही है? एक के बाद एक सवालों की बौछार हम पर लगातार हो रही थी। जू योरोंग ने दाव को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 985 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। पेशेवर उपाधियों की बात करें तो मैंने कई परीक्षाएं दी हैं, लेकिन मुझे उनका विवरण याद नहीं है। वे बहुत सारी हैं। जहां तक सहवास का सवाल है, श्रीमती झांग, कृपया निश्चिंत रहें, मैं इस मामले में अपनी बेटी को नियंत्रित कर सकता हूं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पास में ही सुन रही लिन यूचू बेहद उत्साहित थी। क्या बिल्ली है? क्या दाकिंग ऑलफील्ड की वह माँ सचमुच इतनी भौतिकवादी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे सवाल करने की? क्या वे ये भी नहीं देखते कि उनका बेटा किस तरह का इंसान है? उसने धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा, यह सच है कि मैंने 1985 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन मेरे पिताजी ने स्कूल को एक शिक्षण भवन दान में दिया था, जिसके कारण मुझे विशेष प्रवेश मिला। जहां तक प्रमाण पत्रों की बात है, उनमें से कई मेरे पिताजी के दोस्तों ने सीधे मेरे लिए चुने थे। मैंने कभी कोई परीक्षा भी नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। साथ रहने की बात करें तो ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में मैंने कई बार गर्भपात करवाया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं दोबारा गर्भवती हो सकती हूँ। पफ। झांग जिलिन ने अभी चाय की एक घूंट ही ली थी कि यह सुनकर उसने सारी चाय थूक दी। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। झांग ए रहे ने झट से अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, अपनी आंखें बेतहाशा हिलाते हुए जल्दी से उसे याद दिलाया, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। लिन यूचू अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी, खासकर उनका मासूम चेहरा जो 16-17 साल की लड़की जैसा लगता है। फिर भी इस युवा चेहरे को जू योरोंग के जीन विरासत में मिले हैं और उनका फिगर भी बेहद आकर्षक है। बस एक नज़र ही काफ़ी है कि आप उनसे नज़रें नहीं हटा पाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इतनी खूबसूरत महिला उससे संबंधित नहीं है? गर्भपात कराने में क्या बुराई है? उसे कोई परवाह नहीं। तुम इतने घमंडी क्यों हो? झांग जिलिन ने अपने बेटे का हाथ झटक दिया। तुम्हें बाहर घूम रही ये लड़की पसंद है क्या? ये कैसी लड़की है? माँ बाप विहीन, ये तो झांग परिवार के घर में कदम रखने के भी लायक नहीं है। ये सुनकर जू योरोंग का अपनी बेटी को डांटने का प्रारंभिक इरादा गायब हो गया।
वह जानती थी कि दाव ने वे शब्द अभी अभी मौके पर ही गढ़े थे और उसका मूल इरादा उन्हें समझाने का था। लेकिन अब जब झांग जिलिन इतनी आक्रामक हो गई है, अपनी बेटी को इस हद तक मौखिक रूप से गाली दे रही है, तो एक माँ अपनी ही बेटी की आलोचना कैसे कर सकती है। अगर झांग जिलिन का पति सरकारी अधिकारी न होता तो वह सचमुच जाकर इस महिला को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती। वाह! जू योरोंग क्यूई की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, देखकर उसके बगल में खड़ी झांग ए रहे आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी माँ को बिठा लिया। बहस बंद करो, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ या तुम ब्लाइंड डेट के लिए? ब्लाइंड डेट? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ? लिन यूचू सही होने पर माफ़ न करने के लिए जानी जाती हैं, क्या उन्हें कभी इस तरह से धमकाया गया है? झांग जिलिन की बातों ने मैंने कहा, आज मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को अपनी माँ से मिलवाने आई हूँ। तुम दोनों तो बस रस्म अदा करने आए हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मैं, लिन यूचू, शादी नहीं कर सकती? बॉयफ्रेंड? तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया? वो कहाँ है? जू योरोंग को जिज्ञासा हुई। क्या यह उसकी बेटी की कोई और शरारत थी? आपको ये पता होना चाहिए कि भले ही दूसरी तरफ झांग जिलिन अच्छी नहीं है, लेकिन उसका पति, जो उसके पीछे खड़ा है, बहुत उच्च पद पर है। अगर वे वाकई उन्हें नाराज कर देते हैं तो लिन परिवार को निश्चित रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा यदि वे अपना आर्थिक ध्यान तियानहाई शहर की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। दस्तक दस्तक। तभी निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। किन लैंग ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। क्या आप गलती से गलत कमरे में आ गए हैं? भाई किन, आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग गई? लिन यूचू बिल्कुल ड्रामा क्वीन जैसी थी। किन लैंग को आते देख वह बेहद खुश हो गई और तुरंत ही एक नादान बच्ची की तरह व्यवहार करने लगी। वह दौड़कर किन लैंग की बाँह से लिपट गई, अपना सिर उनकी बाँह पर रगड़ा और प्यार से बोली, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है? मुझे तो अभी अभी डांट पड़ी है। झांग की माँ और बेटे की हैरान निगाहों के बीच लिन यूचू किन लैंग को गोद में लिए हुए जू योरोंग के बगल में बैठ गया, अपनी माँ को आंख मारी और इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट था। देखिए, आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में आपकी क्या राय है? पारिवारिक पृष्ठभूमि को एक तरफ रख दें तो सिर्फ उन्हें देखकर ही पता चलता है कि झांग ए रहे अभी भी अफगानिस्तान में कोयले का खनन कर रहे हैं, जबकि किन लैंग पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। क्या इससे आप अच्छे नहीं दिखते? लिन यूचू को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी माँ क्या सोच रही है। वह अपनी छवि को लेकर बेहद चिंतित रहता है, उसका चेहरा ही उसकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर किन लैंग को उसकी माँ बाहर ले जाकर बताए कि वह लिन परिवार का दामाद है तो क्या वह गर्व से फूली नहीं समाएगी? क्या ये सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, या फिर वह कोई अभिनेता है जो उसका होने का नाटक कर रहा है? हालांकि जू योरोंग एक धनी परिवार से आती हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसके अलावा किन लैंग का परिवार व्यावहारिक रूप से उस गलियारे का केंद्र है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि दाव किन लांग ने उसे पहचाना था या नहीं, फिर भी पहली मुलाकात में वह हैरान रह गई। यह असंभव है, इतना सुंदर लड़का तुम में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? क्या तुमने किसी को पैसे देकर बीजिंग फिल्म अकादमी के इस चहेते लड़के को काम पर रखा है? माँ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, किंग गे मेरा प्रेमी है। लिन यूचू ने किन लैंग की गर्दन को गले लगाया। कुछ लोग दबे स्वर में अपनी माताओं के बारे में शिकायत करते थे, ये सोचते हुए कि उनमें किस तरह की सौंदर्यबोध की भावना है। उसके पास मनचाहा कद काठी और चेहरा है, भला वह किन लैंग के लिए अच्छी जोड़ी क्यों नहीं हो सकती? झांग ए रहे के ठीक सामने बैठे हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं जब उसने अपनी सपनों की महिला को दूसरे आदमी की बाहों में गिरते और उसे चुंबन देते हुए देखा। क्या कोई पुरुष इसे बर्दाश्त कर सकता है? आंटी, ये सब क्या हो रहा है? ये तो ब्लाइंड डेट होनी थी, अचानक से दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे आ गया? झांग जिलिन और भी ज्यादा गुस्से में थी। जू योरोंग, अगर तुम इसे साफ साफ नहीं समझाओगी तो तुम झांग परिवार को तमाचा मार रही हो। तुम्हारी बेटी पहले से ही एक संदिग्ध आदमी के साथ अफेयर कर रही है और फिर भी वो मेरे बेटे को ब्लाइंड डेट पर ले जाने की हिम्मत कर रही है। क्या उसे लगता है कि झांग परिवार के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है? भाषा कठोर थी और दबाव लगातार बना हुआ था। एक तरफ खड़े होकर देख रहे किन लैंग बेहद, अरे या वाह, मु युयान ने उसे बहला फुसलाकर यहाँ बुलाया था और एक वाक्य बोलने के बाद ही उसे एक बार फिर उसे एक आंख वाले खरगोश ने परेशान करना शुरू कर दिया। लिन यूचू ने मुझे फिर से चूमा। क्या अब भी दिखावा करने और थप्पड़ खाने का मौका है? क्या नियति के पुत्र को यही व्यवहार नहीं मिलना चाहिए? उस खलनायक को ऐसा अवसर कब मिला? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जू योरोंग और लिन यूचू के बीच बैठा रहा। आपको हल्की सी खुशबू महसूस हो सकती है। मेरे भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। विशेषज्ञ सही थे, काओ काओ भले ही मर गया हो, लेकिन गद्दार काओ अमर रहेगा। श्रीमती झांग, कृपया शांत हो जाए और मुझे समझाने दीजिए। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था।
उद्धरण चिन्ह। जू योरोंग ने तुरंत सबको आश्वस्त करने की कोशिश की और समझाया कि उनकी बेटी जिस लड़के को लेकर आई थी वह उन्हें वास्तव में पसंद था। बेशक उसे सिर्फ अपना चेहरा ही पसंद था। जू योरोंग बचपन से ही सुंदर दिखने वाले लोगों की दीवानी रही है, लेकिन कुछ चीजें उसके बस से बाहर हैं। आखिरकार परिवार ने शादी का रिश्ता तय करने के इरादे से ही इस ब्लाइंड डेट का आयोजन किया था। किसने झांग परिवार को तियानहाई शहर में इतना शक्तिशाली और धनी बनाया? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वे प्रांतीय स्तर के करीब पहुंचने के संकेत भी दिखा रहे हैं। इस तरह की खबरें यूं ही नहीं फैल रही हैं, कुछ अफवाहें जरूर चल रही हैं। अन्यथा लिन परिवार ने पहले विकल्प को नज़रअंदाज नहीं किया होता और इसके बजाय उत्सुकतापूर्वक लिन यूचू की झांग परिवार के साथ एक गुप्त मुलाकात की व्यवस्था नहीं की होती। इसमें समझाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बेटी अपने साथ संदिग्ध लोगों को लेकर आई थी, झांग जिलिन ने लगातार सवाल पूछते हुए कहा। वह लंबे समय से उस चालाक औरत जू योरोंग को नापसंद करती थी। अब उनके पास एक ठोस कारण है और इसी आधार पर वे दाव डे की आलोचना करने के लिए नैतिक रूप से खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कुछ समय के लिए जू योरोंग नुकसान में थी। लिन यूचू एक तरफ खड़ी होकर जानबूझकर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही थी। सही समय देखकर उसने जू योरोंग के कान में कुछ फुसफुसाया, माँ डरो मत। मेरा प्रेमी राजधानी के किन परिवार से? ये परिवार इस नीच झांग परिवार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जू योरोंग ने तुरंत पीछे मुड़कर किन लैंग को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या तुम किन परिवार से हो? किन लैंग मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, जी हाँ चाची। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू योरोंग आगे बढ़ी और किन लैंग के सामने अपनी प्रभावशाली आकृति का प्रदर्शन किया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ और फिर उसकी पलकों को ध्यान से देखा। माँ, तुम क्या कर रही हो? लिन यूचू ने हैरानी भरी नज़र से पूछा। जू योरोंग ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं, वह मन ही मन बुदबुदा रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बुखार नहीं है और उसकी आंखें भी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं दिखा रही हैं। मेरी बेटी में उसकी दिलचस्पी क्यों होगी? पफ। अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर लिन यूचू को खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई। क्या चल रहा है? किस तरह की माँ अपनी ही बेटी का इस तरह अपमान करेगी? किन लैंग के लिए वह किस बात से अयोग्य हो जाती है कि वह उसमें तभी दिलचस्पी लेगा जब उसे बुखार हो या आंखों की कोई गंभीर समस्या हो? माँ, इससे दर्द होता है। तुम क्या कर रही हो? चालबाजी कर रही हो? इस घटिया आदमी के साथ मिल रही हो? एरे चलो चलते हैं। झांग जिलिन ने आंखें घुमाईं, अपने बेटे को पकड़ा और जाने की तैयारी करने लगी। लगातार उपेक्षित रहने वाली जू योरोंग अचानक सीधी खड़ी हो गईं। उसने झांग जिलिन का रास्ता रोक दिया, ठंडे चेहरे से बोली, तुम मेरा अपमान कर सकते हो, मेरी बेटी के बारे में बुरी बातें कह सकते हो, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दामाद को बदनाम कहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफ़ी मांगो। तुम्हें आज ही माफ़ी मांगनी होगी, वरना आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। फक फक करना। उसने गर्व से अपनी पीठ सीधी की। वह लंबे समय से झांग जिलिन नाम की उस औरत को नापसंद करती थी। वह क्या है? उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली, कोमल और ऊंची आवाज़ में बात की, और जब से वह अंदर आई है तब से लेकर अब तक वह जानबूझकर अपनी पीठ सीधी रखे हुए है। आप क्या कर रहे हो? उसकी तुलना करने लायक क्या है? अगर झांग जिलिन में एक पौंड पानी भी मिला दिया जाए तब भी उसमें झांग जिलिन जितनी ताकत नहीं होगी। तुमने तो अपनी बेटी के लिए ब्लाइंड डेट्स भी अरेंज कर दी और तुम्हें यह भी नहीं पता था कि दाव का बाहर एक बॉयफ्रेंड है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? तुम जा नहीं रहे हो, है ना? ठीक है, आज मैं देखूंगा कि तुम तियानहाई शहर में कैसे मनमानी करते हो। झांग जिलिन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना फ़ोन निकाला, एक कॉल किया और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मदद के लिए गुहार लगाओ या अपने समर्थकों को ढूंढो। अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए जू योरोंग ने गंभीर भाव से कहा, तुम माँ से झूठ तो नहीं बोल रही हो? क्या सच में ये वही किन परिवार है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आज हम दोनों की खैर नहीं। उस महिला की पृष्ठभूमि को जानते हुए जू योरोंग बेहद सतर्क थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। लिन यूचू थोड़ी नाखुश थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसे उसकी माँ ने गोद लिया था और वह बिल्कुल भी उसकी जैविक संतान जैसी नहीं लग रही थी। आपका ये कहने का क्या मतलब है कि उसकी आलोचना करना ठीक है, लेकिन किन लैंग की आलोचना करना ठीक नहीं है? क्या एक माँ का व्यवहार ऐसा ही होता है? माँ को बताओ, अब तक कितनी प्रगति हुई है? जू योरोंग ने घबराते हुए लड़की का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। लिन यूचू स्तब्ध थी, उसका ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं था। उसके मन में संदेह उठने लगे, क्या वह सचमुच गोद ली गई थी? क्या मुझे अपनी माँ के बालों का एक गुच्छा खींचकर पितृत्व परीक्षण करने का अवसर ढूंढना चाहिए? इस बारे में सोचने के बाद मुझे थोड़ा डर लगा। क्या पता वो सच में मेरा जैविक बच्चा ना हो। उसे एक सुखमय जीवन जीने की आदत है। अगर उसे लिन परिवार से निकाल दिया जाता है तो वह आगे कैसे जिएगी?
मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। जू योरोंग ने लिन यूचू का हाथ घबराकर दबा दिया। फिर लिन यूचू को होश आया और उसने उलझन में दाव से पूछा, कौन सा? आपने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, मुझे समझ नहीं आया। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? और कौन हो सकता है? जू योरोंग ने आंखें घुमाईं, किनलैंग की तरफ देखा और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो वाला है, वो। उफ, तुम कितने बेवकूफ़ हो, मैंने ऐसे मूर्ख को जन्म कैसे दिया? बात यह है कि तुम दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए या किनलैंग ने तुम्हें छुआ? लिन यूचू को लगता था कि वह पहले से ही काफ़ी खुले विचारों वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इतनी कठोर होगी। उसने अपने होंठ कसकर सिकोड़ लिए, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, और एक लंबे विराम के बाद उसने अपना सिर हिलाया और एक एक शब्द करके कहा, अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। अरे लड़की, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? इतना महान दामाद, तुम इस अवसर का लाभ उठाना कैसे नहीं जानती? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर किनलैंग की पहचान उजागर हो जाए तो हमारे लिन परिवार से कई गुना बड़े कितने परिवार अपनी जवान बेटियों को उससे शादी के लिए सौंपने को बेताब नहीं होंगे? झुंझलाहट में जू योरोंग ने लिन यूचू की बांह पर चुटकी काट ली। लिन यूचू को ऐसा लगा जैसे उसे खून की उल्टी आ रही हो। अपनी माँ के चेहरे के भाव देखकर मानो वो उसे धोकर किनलांग के, वह अपनी नाराज़गी को दबाकर झूठ बोल बैठी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर बात यहाँ तक नहीं पहुँचती तो किनलांग यहाँ क्यों आता? सचमुच, जू योरोंग, जो इन सब से गुजर चुकी थी, ने लिन यूचू को अच्छी तरह से जांचा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए भी उसने विनम्रता से दाव को याद दिलाया, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। अगर किसी पुरुष का दिल जीतना है तो उसके बच्चे को जन्म देना होगा। अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हें साथ में ज्यादा समय बिताना चाहिए। लिन यूचू का चेहरा उदास था। उसने किनलैंग को सिर्फ एक ढाल के रूप में लाया था, उसने इतनी दूर की नहीं सोची थी। बच्चों की चीज़ों की नकल नहीं की जा सकती। वह झूठ बोलकर ही यह कह सका, नहीं, किनलांग के सुरक्षा उपाय इस मामले में काफ़ी सख्त हैं। ये कहने के बाद लिन यूचू ने मन ही मन अपनी चतुराई की तारीफ की। अब आप उसे दोष नहीं दे सकते, है ना? ये सब किनलांग की वजह से है। अपनी माँ के व्यक्तित्व के साथ वह किनलैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करती है। ये हास्यास्पद है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जू योरोंग ने न केवल किनलैंग के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी आंखें घुमाईं, होंठ सिकुड़े और घृणा से कहा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उसके पास एक शानदार योजना है, लेकिन क्या तुम इसे नाकाम करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती? लिन यूचू ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और वह रुक गई। यह एक अजीबोगरीब कदम है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? केवल उसकी माँ ने आंखों में एक चमक के साथ झट से बोल दिया। उसे खुद पर भी शक होने लगा। वह सोचने लगी कि क्या इसी वजह से वह पहली बार इस खतरे से बाहर निकली थी। यूचू, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। किनलांग की शक्ल सूरत को छोड़ दे तो पूरे तियानहाई शहर में उसकी उम्र के बहुत कम लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को तो छोड़ ही दीजिए, वे न केवल तियानहाई शहर में बल्कि यंजिंग जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा लिन परिवार है। हालांकि लिन परिवार बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन आम लोगों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। किन परिवार के सामने तो यह एक नाखून के बराबर भी नहीं है। और तुम, एक माँ होने के नाते, मैं कैसे नहीं जान सकती थी? तुम किनलैंग के बिल्कुल लायक नहीं हो। किस्मत से वो लड़का अंधा है और तुम्हें पसंद करने लगा। अगर तुमने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो जिस दिन उसकी आंखों की रोशनी वापस आएगी वो तुम्हें छोड़ देगा और तब तुम्हारे रोने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जू योरोंग ने गंभीरता से बोलते हुए किनलैंग से पहली बार मिलने पर अपनी अपार खुशी व्यक्त की। अगर यह किसी सामान्य परिवार का बच्चा होता तो शायद उसकी बेटी इसे संभाल पाती, लेकिन अब जब उन्हें किनलैंग की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया है तो लिन परिवार भला उसके योग्य कैसे हो सकता है? अपनी बेटी की तो बात ही छोड़िए, अगर वह 10 साल छोटी भी होती तब भी वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। यहाँ पानी बहुत गहरा है। अगर माँ और बेटी एक एक करके ऊपर जाएंगी तो वे आसानी से डूब सकती हैं। माँ, क्या मैं सचमुच आपकी जैविक संतान हूँ? लिन यूचू को दुख का एक झटका लगा और रोने की तीव्र इच्छा हुई। उसने किनलैंग की ओर देखा और उसे मुस्कुराते हुए पाया, जिससे वह घृणा से अपने दांत भींचने लगी। शुरुआत में तो वह उस आदमी की आभारी थी जिसने उसकी जान बचाई, लेकिन अब उसका दिल दुख रहा है। अपनी ही माँ से इस तरह की आलोचना सुनना बहुत दुखदायी है। तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? क्या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झांग परिवार को थप्पड़ मारने की? बस देखते रहो। झांग जिलिन में एक दबंग और अधिकारपूर्ण भाव था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चेहरा सिकोड़ते हुए अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था।
उसने अपने सामने खड़ी पत्नी और बेटे पर एक नज़र डाली, फिर जू योरोंग की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और उसने पूछा, क्या तुम जू योरोंग हो? आज आखिर हुआ क्या? तुमने ही कहा था कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी बेटी ने बाहर एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और मेरे बेटे को भी बुला लिया है। जानबूझकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। जू योरोंग एक चतुर महिला थीं और इस मामले में उलझने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, श्रीमान झांग, यह मामला वाकई हमारे लिन परिवार की गलती है और हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन आपकी पत्नी का मेरी बेटी के प्रेमी पर उंगली उठाना और उसे बदनाम कहना, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? एक आम इंसान को भी इस तरह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, है ना? झांग जिलिन ने नाराज़गी से कहा, वह शुरू से ही संदिग्ध रहा है, और अब वह तुम्हारी बेटी जैसी किसी के साथ इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा है जिसने गर्भपात करवाया है। भला वह किस तरह का अच्छा इंसान हो सकता है? वह बेहद क्रोधित थी। हालांकि उसके पति ने इसे अच्छी तरह छिपा रखा था, लेकिन वह और उसका पति एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, तो भला वह एक दूसरे के छोटे छोटे विचारों को कैसे नहीं समझ सकती थी। जू योरोंग और उसका बेटा दोनों ही चालाक और धूर्त हैं। फिर अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए किनलैंग की ओर देखा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि किनलैंग ने व्यंग्य भरे लहजे में उसे रोकते हुए कहा, श्रीमान झांग, आपकी पत्नी में तो वाकई एक अधिकारी जैसी अकड़ है। सिर्फ एक वाक्य, बिना किसी आत्म परिचय के। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का चेहरा पल भर में बदल गया, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह अकथनीय भय से भर गया। वह उस आवाज से पूरी तरह परिचित था। ये किन लांग है, यान जिंग किन परिवार का वैध पुत्र। कुछ समय पहले मैंने उनसे एक मदद मांगी और तियानहाई शहर के उपनिदेशक के अचानक दौरे की व्यवस्था की। शुरू में वह काफ़ी आश्वस्त था, उसे विश्वास था कि उसका प्रमोशन पक्का हो चुका है। लेकिन अब अपनी ही प्रेमिका के एक वाक्य की वजह से वह एक अंतहीन बर्फीली गुफा में धंस गया है। आप झांग जिलिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और किनलैंग के अहंकार के बारे में जो शब्द वह कहने वाला था। लेकिन अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपनी पत्नी पर जरा भी दया नहीं दिखाई। वह आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, अरे दुष्ट औरत, क्या बकवास कर रही हो? अपने छोटे मालिक किन को अभी यहाँ बुलाओ। माफ़ी मांगून, तुम कहते हो कि यंग मास्टर किन संदिग्ध है। मुझे लगता है कि तुम ही संदिग्ध हो। क्या तुमने मुझे सुना? क्षमा करो। घर में झांग जिलिन का काफ़ी दबदबा है, लेकिन सिद्धांतों के मामले में वह कभी अपने पति से बहस करने की हिम्मत नहीं करती। ये दूसरी बार है जब उसने अपने पति को इस तरह लाल आंखों से देखा है। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उसने अपने ससुर को नाराज कर दिया था। जिस युवक को वह डांट रही थी, वह वास्तव में उसके पति की नज़रों में उसके पिता जितना ही महत्वपूर्ण था। फुफकार, झांग जिलिन को एक सिहरन सी महसूस हुई और वह तुरंत आगे बढ़ी और दाव को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, युवा स्वामी किन, मुझे क्षमा करें, मैं अंधी थी और मैंने आपको नाराज कर दिया। कृपया उदार बने और मुझ जैसी महिला के प्रति द्वेष न रखें। वह बेहद शांत भाव से खड़ी रही, कभी कभार तिरछी नज़रों से अपने पीछे खड़े पति को देखती रही। उसका चेहरा अभी भी उदास देखकर वह अपना सिर और भी नीचे झुका लेती थी। किनलैंग ने ठंडी सी सांस ली और चुप रहा, उसकी निगाहें केवल जू योरोंग पर टिकी हुई थीं। मनुष्यों से मनुष्य की भाषा में बात करो और भूतों से भूतों की भाषा में। अलग अलग लोगों के सामने उसे जिस तरह का रवैया अपनाना होगा, वह स्वाभाविक रूप से अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लीजिए। तर्कसंगत रूप से इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी ही पत्नी को थप्पड़ मारने जैसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में उसने ठीक यही किया। क्यों? क्योंकि अधेड़ उम्र के पुरुषों की नज़र में किनलैंग एक अयाश है, एक उच्च कोटि का अयाश जो हर तरह की बुराई करता है, मान सम्मान के प्रति जुनूनी है, लेकिन उसका एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पृष्ठभूमि है जिसे वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर आप बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करने वाले हैं, तो कम से कम वैसा व्यवहार तो करें। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए माफ़ कर देते हैं क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली है, तो आप किस तरह के बिगड़े हुए बच्चे हैं? क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर इस गद्दार फसल काटने वाले जू योरोंग को उसकी औकात दिखा दी जाए। योरोंग, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस आवेग में आ गया था। तुम सुंदर और दयालु हो, इसलिए कृपया यंग मास्टर किन को मनाने में मेरी मदद करो और मुझे इस बार माफ़ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। झांग जिलिन लगभग रोने ही वाली थी। किनलैंग को निशाना बनाने का उसका कारण किनलैंग से नफरत करना नहीं था, बल्कि जू योरोंग जैसी चालाक औरत के लिए उसे बुरा लग रहा था। लेकिन अब वे एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां उनके पास अपने रुख में नरमी लाने और जू योरोंग के सामने दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जू योरोंग बेहद खुश थी। मैं किनलैंग को जितना ज़्यादा देखता हूं, वह उतना ही ज़्यादा मनमोहक लगता है। कितना अच्छा होगा अगर वह भविष्य में उसका दामाद बन जाए। अगर मेरी बेटी और भी महत्वाकांक्षी होती और उसका दामाद इतना शक्तिशाली होता, तो जब वह दुनिया में कदम रखेगी तो उसे नवधनी कहने की हिम्मत कौन करेगा? जू योरोंग को झांग जिलिन द्वारा उसके सामने सिर झुकाने का एहसास अच्छा लगा।
ये पहली बार है कि किसी आधिकारिक परिवार की महिला ने मेरे सामने सिर झुकाया है। उसने जानबूझकर एक पल के लिए झिझकते हुए देखा कि झांग जिलिन खुद को थप्पड़ मारने ही वाला था, फिर धीरे से बोली, शाओकिन, क्यों न हम इस मामले को यहीं खत्म कर दें। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनो और इस बार उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। आखिरकार झांग परिवार की जड़ें तियानहाई शहर में बहुत गहरी हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा नाराज कर देते हैं तो भविष्य में उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। किन लैंग ने जम्हाई ली और लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें आंटी या यूचू के बारे में फिर कभी कुछ बुरा कहते सुना तो इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी किन। झांग जिलिन ने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल्दी से सिर झुकाया, फिर अपने पति और बेटे का हाथ पकड़ा और घबराकर निजी कमरे से भाग गई। कायुआन होटल से निकलने के बाद ही उसने गुस्से में उस आदमी का हाथ झटक दिया। झांग जे हुई, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा अन्याय नहीं सहा। आखिर वो लड़का कौन है? अगर उसने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। झांग जिलिन का दिल मानो ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था और वह अब और संयम नहीं रख सकी। वह किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक झगड़ालू महिला थी जो झांग जेहुई को कोस रही थी और उस पर चिल्ला रही थी। झांग एरहे भी परेशान थी, उसे अभी भी उस माँ बेटी की याद आ रही थी। अरे पापा, उस लड़के ने आते ही मेरी ब्लाइंड डेट क्यों छीन ली? हमने एक शब्द भी नहीं कहा। इस बारे में सोचने के बाद झांग एरहे को एहसास हुआ कि उसने जो कहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। वह उस समय चौंक गया जब उसके पिता आपा खो बैठे और उसकी मां को पीटने लगे और गलती से उनके मुंह से गैस निकल गई। अगर मैं नहीं कहूंगा तो दाव को कोई नहीं जानेगा। झांग जेहुई ने गहरी सांस ली और भौहें चढ़ा लीं। बहस बंद करो। क्या तुम जानते हो कि वह यंग मास्टर किन कौन था? वह यान जिंग किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, वही बेटा जो अक्सर खबरों में दिखाई देता है। क्या आपको पता नहीं है कि मेरा तबादला जल्द ही प्रांतीय स्तर पर होने वाला है? अगर मैंने यंग मास्टर किन को नाराज कर दिया और उन्होंने बस कुछ शब्द कह दिए तो खबर फैल जाएगी, और यकीन मानिए वे सभी लोग जो मुझे वोट देने वाले थे वे अपना वोट वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि किनलैंग के पिता व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। इन मामलों का किन परिवार से लगभग कोई लेना देना नहीं है। वे तो एक ही श्रेणी में भी नहीं हैं, उनमें कई स्तरों का अंतर है। लेकिन इससे उनके अधीनस्थों को ये पता लगाने की कोशिश करने से नहीं रोका जा सकता कि वे क्या सोच रहे हैं। दोषी को मुक्त छोड़ने की बजाय निर्दोष को मार देना बेहतर है का सिद्धांत ऐसा है जिसे झांग जेहुई को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कितनी बार किया था। युवा स्वामी किन स्वभाव से ही अभिमानी हैं। अगर उन्होंने किसी और युवा स्वामी को नाराज किया होता तो मैं बस माफ़ी मांगकर बात खत्म कर देता। लेकिन तुमने तो युवा स्वामी किन को ही नाराज करना चाहा, और तुमने तो उनका नाम लेकर भी अपमान किया। तुम्हें पीटना तो बहुत हल्की सज़ा होगी। क्या तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है? झांग जेहुई भी बेहद गुस्से में था। पत्नी और बेटे से जुड़े इस मामूली मामले की वजह से उसका करियर लगभग बर्बाद हो गया था। वह अब भी डर से कांप रहा है, लेकिन यंग मास्टर किन से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। घूंट। झांग जिलिन ने मुश्किल से सांस ली, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। हालांकि वह किसी आधिकारिक पेशे में नहीं थी, लेकिन इतने वर्षों तक दुनिया के संपर्क में रहने के कारण वह जानती थी कि उसके पति जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वह कौन था। घबराए हुए दाव ने सोचा, क्या मैं अभी पर्याप्त विनम्र नहीं था? क्या मुझे वापस जाकर शू योरोंग के सामने खुद को कुछ थप्पड़ मार लेने चाहिए? शायद इससे स्थिति पूरी तरह सुधर जाए। जैसे ही उसे किनलैंग की असली पहचान पता चली, उसे समझ आ गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आप जू योरोंग के साथ अच्छे संबंध रखते हैं या नहीं, ये बात महत्वहीन है। अगर उसकी हरकतों की वजह से पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान उसके पति को कोई परेशानी होती है तो उसके अच्छे दिन शायद खत्म हो जाएंगे। ये झांग परिवार के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि उसे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ी नाराजगी भी थी। आखिर उस चालाक औरत जू योरोंग की किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी? वे यंग मास्टर किन जैसे इतने बड़े व्यक्ति से संपर्क करने में कैसे कामयाब हुए? अगर उसकी बेटी होती तो वह लिन यूचू से कहीं बेहतर होती। जैसे जैसे वह इस बारे में सोच रही थी, अपने बेटे को देखते हुए उसकी आंखों में दिखने वाला भाव और भी अप्रिय होता गया। छोड़ो इसे, तुम सब अब इस मामले में दखल मत दो। अब से लिन परिवार के मामले मैं खुद संभालूंगा। जब लिन परिवार का ध्यान कहीं और जाएगा तो मैं उनकी मदद करूंगा। आखिर वे बड़े व्यापारी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वे तियानहाई शहर के लिए बड़े करदाताओं और रोजगार के अवसरों का आधार हैं। झांग जेहुई ने अपना माथा रगड़ा, कुछ और कहने में आलस महसूस करते हुए, और बाहर पहले से ही इंतजार कर रही ऑडी में बैठ गया। झांग जिलिन और झांग एरहे भी बैठ गए।
वे तीनों अपने अपने विचारों में मग्न थे। ऑडी कार, जिसकी नंबर प्लेट के अंत में लगातार शून्य थे और आखिरी अंक 2 था, धीरे धीरे कायुआन होटल से दूर चली गई। वीआईपी बॉक्स के अंदर जू योरोंग बेहद खुश थी। वह लगातार किनलैंग के कटोरे में खाना डाल रही थी और उसे पेय पदार्थ परोसने में मदद कर रही थी। वह तो बिल्कुल भी सास जैसी नहीं दिखती। वह तो साफ तौर पर एक देखभाल करने वाली नौकरानी है। लिन यूचू एक तरफ खड़ी होकर सब देख रही थी, सच बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। इस नाजुक मोड़ पर अगर वह अपनी मां को बता दे कि किनलैंग उसका प्रेमी नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने ढाल के रूप में किराए पर लिया था, मुझे डर है कि कल के बाद लिन परिवार के पास वह बेटी के रूप में नहीं रहेगी। कई दौर के पेय और 5 प्रकार के भोजन के बाद जू योरोंग मुस्कुराए और बोली, छोटी किन, काफी देर हो गई है, क्यों न तुम यहीं रुककर आराम कर लो। चाची तुम्हारे लिए एक डबल रूम बुक करवा देंगी। लिन यूचू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं थोड़ा असमंजस में हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये डबल रूम क्यों है? स्टैंडर्ड रूम क्यों नहीं? किंग रूम क्यों नहीं? और प्रेसिडेंशियल सुइट तो बिल्कुल भी क्यों नहीं? ये बात समझ में नहीं आती। मेरी माँ के रवैये को देखते हुए क्या उन्हें मुझे किनलैंग के साथ सोने के लिए राजी नहीं करना चाहिए? आपने आखिरी समय में अपना मन क्यों बदल लिया? वह आगे बढ़ी और उत्सुकता से जू योरोंग के कान में फुसफुसाई, माँ, क्या ये सच में ज़रूरी है? आपने डबल रूम बुक किया था और हम दोनों अलग अलग बिस्तरों पर सोए थे। बेहतर होगा कि आप उसे अपने घर वापस जाकर आराम करने दें। जू योरोंग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर आंखें घुमाईं। मुझे सच में नहीं पता कि मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या उसे अब भी अपने विचार समझ नहीं आते? सब कुछ सुचारू रूप से चले इसके लिए उसे याद दिलाना पड़ा। अरे मूर्ख लड़की, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? डबल रूम तुम्हारे लिए अलग अलग बिस्तरों पर सोने के लिए नहीं है। बात जितनी तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम कितने भोले हो। तुम मेरी बेटी हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि दाव ने इतनी मूर्ख बच्ची को जन्म कैसे दिया। क्या आपको सच में लगता है कि जू योरोंग बिना सोचे समझे इसे डबल रूम बता रही है? वह विचारशील थी और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थी। एक कदम उठाने से पहले 3 कदम आगे की सोचें। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किनलैंग को और अधिक आराम मिल सके। ठीक है, तुम किस बात पर बड़बड़ा रहे हो? बहुत देर हो रही है। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शियाओकिन को है। वापस सो जाओ। जू योरोंग अपने पोते को गोद में लेने के लिए बेताब थी और उसने अपनी बेटी को निजी कमरे से बाहर धकेल दिया। लिन यूचू और किनलैंग को एक डबल कमरे में रखा गया था। पेंग, चाय का एक बर्तन परोसने के बाद जू योरोंग ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। डबल रूम के अंदर केवल किनलैंग और लिन यूचू ही बचे थे, जो बिस्तर के विपरीत छोर पर बैठे थे, जिससे माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। लिन यूचू जैसी तेजतर्रार शख्सियत को भी माहौल में कुछ गड़बड़ी का आभास हो गया था। आखिरकार किनलैंग मू युयान का प्रेमी है और मू युयान उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इस स्थिति में उसके साथ एक ऐसी शातिर महिला की तरह व्यवहार किया जा रहा है जिसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। किनलैंग, आज इस काम में मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरी माँ की स्थिति थोड़ी अलग है और मुझे नहीं पता था कि वह इतनी साहसी हैं। शायद आप आज रात यहाँ से नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना आप यहीं रात बिता लें? वैसे भी यह डबल रूम है, इसलिए हम दोनों अलग अलग सो सकते हैं। मैं कल युयान को समझा दूंगा, ठीक है? लिन यूचू ने बनावटी मुस्कान के साथ चुप्पी तोड़ी। किनलैंग ने कंधे उचकाए, गद्दे पर लेट गया, जम्हाई ली और अपने सिर के पीछे तकिया सीधा किया। आज के लिए यह मामला यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि यह एक बार का अपवाद है और अगली बार ऐसा नहीं होगा। लिन यूचू ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, अगली बार मैं ब्रेकअप की बात कहने का मौका ढूंढ लूंगी, तब मेरी माँ तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। किनलैंग को हमेशा ढाल के रूप में इस्तेमाल करना असंभव है। अपनी माँ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद 9 महीने बाद अपने पोते को गोद में लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए उसकी माँ द्वारा कोई कदम उठाने से पहले ही इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। यह आपकी समस्या है। किनलैंग ने बेमन से बिस्तर के पास रखी मेज से चाय का एक कप उठाया, उसे एक ही घूंट में पी लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और झपकी ले ली। लिन यूचू भी बिस्तर पर लेट गई, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए वह बेचैन महसूस कर रही थी। अब तुम क्या करोगे? किनलैंग के बिना, जो एक ढाल की तरह थी, वह कुछ और झांक सानहे और झांक सिहे से कैसे निपटेगी? किनलैंग से बेहतर कोई ढाल नहीं है। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही संभावित अनजान मुलाकातों को डराने के लिए काफ़ी है और उसके अपने परिवार में भी कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। दुर्भाग्यवश किनलैंग को उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बुरी तरह पीट दिया। ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे विचार पूरी तरह से उलझे हुए थे और देखते ही देखते 15 मिनट और बीत गए। लिन यूचू को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किनलैंग उसके सामने औंधे मुंह लेटा हुआ था।
कुछ तो गड़बड़ थी। क्या क्या हुआ? लिन यूचू बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। किन लैंग की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह थीं जो अपने शिकार को देख रहा हो। लिन यूचू को घूरते हुए, जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत था लेकिन जिसका ऊपरी शरीर अत्यधिक सुडौल था, उसकी आवाज़ उग्र हो गई, तुम्हारी माँ ने जो चाय लाई है उसमें दवा मिला दी है। ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ ही कर सकती है। घबराओ मत, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ और उसके लिए जहर का असर दूर करने वाली दवा ले आती हूँ। लिन यूचू को सचमुच हार का एहसास हुआ। मुझे लगा था कि मेरी माँ भविष्य में कुछ घटिया हथकंडे अपनाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज रात से ही ऐसा करना शुरू कर देगी। ये ठीक नहीं है। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ कोई भी गैरजिम्मेदाराना काम नहीं कर सकती। लिन यूचू जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई जो बाहर छिपकर बातें सुन रही थी। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और अधीरता से दाव से कहा, जल्दी करो और विषनाशक दवा निकालो। जू योरोंग धीरे धीरे झुकी हुई मुद्रा से सीधी हुई, उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने लिन यूचू को उंगली से उसके सिर पर धक्का दिया और दाव को डांटते हुए कहा, अरे बदमाश, मुझे पता था कि तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही थी। उद्धरण चिन्ह, अगर आपका वाकई में कोई रिश्ता होता तो क्या आप इस समय भी एंटीडोट मांगने के बारे में सोच रहे होते? इतना जिद्दी मत बनो। मुझे लगता है कि शियाओकिन बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें उसके जैसी लड़की मिल गई, ये तो कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिन परिवार की कब्रों से शुभ धुआं निकल रहा हो। नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। लगता है हमारी कब्रें जल रही हैं। पहले अवसरों का लाभ न उठाने के लिए मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन अब मैं आपके जीवन भर की खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। लिन यूचू को गहरा दुख हुआ और वह काफ़ी देर तक सोचती रही। उसे डर था कि झूठ बोलने से उसकी शक्तिशाली माँ पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए उसने दांत पीसकर दाव को, सच माँ, यह मेरी गलती थी। मैंने ही किन लैंग को आज आपसे निपटने के लिए बुलाया था। ये किन लैंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड है। मैं उसे किसी भी कीमत पर मेरे साथ ऐसा नहीं करने दे सकती। अगर सच में कुछ हो गया तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का सामना कैसे करूंगी? जल्दी करो और एंटीडोट निकालो। एक बार किन लैंग पर दवा का असर खत्म हो जाए तो तुम मुझ पर जितना चाहो चिल्ला सकते हो। ये सुनकर जू योरोंग के चेहरे के भाव कई बार बदले, फिर अंत में उसने कंधे उचकाते हुए कहा, सब खत्म हो गया। हमारा पूरा लिन परिवार अब समाप्त हो चुका है। बस मरने का इंतजार करो। लिन परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। लिन यूचू का चेहरा दहशत से भरा हुआ था। क्या हुआ? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जू योरोंग ने आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ऐसी इंसान है जो अपने लिए बचने का रास्ता छोड़ती है? विषनाशक के बारे में भूल जाओ, भले ही तुम उसे अभी अस्पताल भेज दो, तुम्हारी माँ के भूत भगाने के अनूठे नुस्खे का कोई उपाय नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ये चीज़ अगर उसके निकम्मे आदमी को भी दे दी जाए तो भी बहुत असर डालेगी। युवा और ऊर्जावान किन लैंग की तो बात ही छोड़िए, हम बर्बाद हो रहे हैं। अगर किन लैंग ने इस बार जरा सी भी गलती की तो पूरा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। लिन यूचू ने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन जू योरोंग ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और मज़ाकिया अंदाज में उसे डांटते हुए कहा, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? एम्बुलेंस को बुलाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला इतना गंभीर नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चले? नहीं, मैं ह्यूयान को बुलाकर किन लैंग को विषमुक्त करने में मदद करने की योजना बना रही थी। लिन यूचू ने घबराकर कहा, अगर वाकई इसकी वजह से किन लैंग किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाती है तो वह न केवल अपने परिवार को खो देगी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी शायद उसके खिलाफ हो जाएगी। जू योरोंग की आंखों में एक क्षणिक असामान्य चमक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया। जब तक तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त पहुंचेगा तब तक अंदर मौजूद शियाओकिन शायद जहर से मर चुकी होगी, या फिर शायद वह फट भी चुकी होगी। तुम बदमाश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलते समय उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। लिन यूचू ने घबराकर दरवाजे का हैंडल बंद कर दिया। माँ, आप क्या कर रही हैं? अब हम अंदर कैसे जाएंगे? ये तो शेर की गुफा में कूदने जैसा है। जू योरोंग बड़बड़ाया, हम क्या कर सकते हैं? तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने कीमती हो? तुमने अपनी माँ को बुरी तरह धोखा दिया है। अगर हम किसी भी अनजान महिला को भेज देते हैं और वह संदिग्ध निकलती है और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी हमारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो, माँ क्या कर सकती है? तुम निर्दयी छोटे बदमाश। मैं। लिन यूचू ने अपना मुंह खोला, उसके दिल में व्याप्त कड़वाहट को शब्दों में बयां करना कठिन था। अंततः ये सब उसी का विचार था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे किसने कहा था कि मुझे इतनी ताकतवर माँ मिलेगी? मैं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। लिन यूचू एक आवारा कुत्ते की तरह लग रही थी जो निराशा के भाव से घिरी हुई थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए अंदर चला गया।
उसकी आकृति बेहद निर्जन थी। इसे साबित करने के लिए एक कविता भी है। तेज हवा चल रही है, ये नदी ठंडी है, लिन परिवार की एक बेटी चली गई है, कभी वापस नहीं आएगी। अगले दिन सुबह सुबह किनलैंग के कायुआन होटल छोड़ने के कुछ ही समय बाद वह बूढ़ा राक्षस ओह मेरा मतलब है जू योरोंग स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्दी से डबल रूम में दाखिल हुआ। कल रात उसने इसे सुना और बिना किसी आवाज को सुने, बिना एहसास किए सो गई। ये सब उन इंटीरियर डेकोरेटरों की गलती है। उन्होंने साउंड प्रूफिंग इतनी सख्त क्यों करवाए? परिणामस्वरूप उसे दाव के बारे में जानने के लिए स्वयं यात्रा करनी पड़ी। जब जू योरोंग कमरे में दाखिल हुई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लड़खड़ाते हुए अपनी बेटी के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और दर्द भरी आवाज में बोली, यूचू, ये सब माँ की गलती है, ये सब माँ की गलती है, ये सब माँ की गलती है। हाँ, जू योरोंग निश्चित रूप से किन परिवार से जुड़ना चाहता है, क्योंकि सहारा लेने के लिए एक बड़ा पेड़ होना अच्छा होता है। कल रात मैंने जो कुछ किया, जैसे कि अंदर जाने की इच्छा रखना, ये सब जानबूझकर अपनी बेटी को घर में लाने के तरीके थे। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की परवाह है। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी जो अपनी बेटी से प्यार न करती हो। अब अपनी प्रिय योचू को इस रूप में परिवर्तित देखकर मेरी आंखों में उमड़ते आंसुओं को मैं भला कैसे रोक सकती थी। ये लिन यूचू की बाँह पर हल्की सी आवाज़ के साथ गिरा। शायद परिवार के गहरे बंधन ने ही लिन यूचू को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। उसने मुंह खोला और कहा, माँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जू योरोंग ने जल्दी से एक गिलास पानी भरा, लेकिन जैसे ही वह उसे लिन यूचू को देने वाली थी, वह उससे ज़मीन पर गिर गया। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फ़ोन किया और उनसे मिनरल वाटर की बोतल लाने को कहा। टन टन टन, लिन यूचू ने लालच से मिनरल वाटर पी लिया। उसका छोटा सा शरीर अपार ऊर्जा को छुपाए हुए था और उसने उसे एक ही घूंट में खत्म कर दिया। जू योरोंग का दिल टूट रहा था। अपनी बेटी का छोटा हाथ पकड़कर उसने कहा, यूचू, माँ कितनी नासमझ है। माँ को सच में कुछ नहीं पता। किनलैंग कितना निर्दयी और धोखेबाज आदमी है। अगर मुझे पता होता कि दाव ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरह कष्ट नहीं सहने देता। अपनी जान गंवाने पर भी माँ ऐसा काम कभी नहीं करेगी। दुखद, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। जू योरोंग भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना वास्तव में दिल दहला देने वाला था। उसने पहले सोचा था कि किनलैंग ज़्यादा से ज़्यादा उसके आदमी से मिलता जुलता है, लेकिन किसे पता था कि लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है। बिल्कुल नहीं, किन उपनाम वाला वह छोटा कमीना ऐसे ही नहीं जा सकता। अगर माँ उसे सबक नहीं सिखाएगी तो वह इस कमीने से छुटकारा नहीं पा सकेगी। जू योरोंग ने गुस्से से कहा। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जू योरोंग गुस्से से भर उठी। उसे लगा कि वह एक नाकाबिल माँ है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। वह बस यही कोशिश कर सकती थी कि भविष्य में अपनी बेटी को इससे उबरने में मदद करे। लेकिन किनलैंग, अगर उन्हें उचित स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वे इस अपमान को कैसे सहन कर पाएंगे। किनलैंग से हिसाब बराबर करने के लिए बाहर जाने से पहले ही लिन यूचू ने मिनरल वाटर की एक बोतल खत्म कर ली और नाराजगी भरे लहजे में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं तुम्हें भाई किनलैंग को परेशान नहीं करने दूंगी। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। जू योरोंग ने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा जो चिंता से भरी हुई थी। उसे डर था कि किनलैंग को कोई नुकसान न पहुंच जाए और उसने उसका सिर छूते हुए कहा, यूचू, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या उस किन नाम के आदमी ने तुम्हें धमकी दी है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इस समय उस नीच किनलैंग का बचाव क्यों करेगी। मुझे धमकी मिलने के अलावा कोई और कारण समझ में नहीं आता। लिन यूचू ने मुंह फुलाते हुए और गाल फुलाते हुए कहा, माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? भाई किनलैंग मुझे धमकी कैसे दे सकते हैं? उन्हें मेरी इतनी चिंता है कि मेरी परवाह ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चलो चलें, चलो चलें, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। लिन यूचू ने गुस्से में आकर जू योरोंग को धक्का दिया। अपनी बेटी को देखते ही जू योरोंग के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये हो सकता है। फुफकार। इस संभावना के विचार से जू योरोंग भयभीत हो गया। हम बर्बाद हो रहे हैं। ये बात है। उसने जो सोचा वह बिल्कुल सच है। उसकी बेटी इस तरह घायल हो गई है और शायद उसे ज़रा भी नाराज़गी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वह उस पर थोड़ी बहुत निर्भर भी हो गई हो। जू योरोंग का दिमाग सुन्न हो गया। वह सचमुच ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपनी बेटी के अड़ियल चेहरे को देखा और बोलने से पहले हिचकिचाई, यूचू, तुम्हें सच में नहीं लगता कि किनलैंग काफ़ी अच्छी है ना? उफ, माँ, क्या आप मुझे परेशान करना बंद कर सकती हैं? क्या आपने मुझे कल रात अंदर नहीं आने दिया था? अब इतनी शिकायत क्यों कर रही हैं? लिन यूचू ने घृणा भरे भाव से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि दाव की माँ को क्या हुआ है। क्या उसे उनकी हालत का अंदाज़ा नहीं है? क्या आप मुझे थोड़ा आराम करने का समय दे सकते हैं? माँ जा रही हैं, माँ अब जा रही हैं।
जू योरोंग अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकल गईं और हर कुछ कदम पर अपनी बेटी को पीछे मुड़कर देखती रहीं। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ी, पूरी तरह से निराश दिख रही थी। मन ही मन उसने खुद को 1000 बार कोसा। मुझे आश्चर्य है कि दाओ भाई किन लांग से दोबारा कब मिल पाएगा। पता नहीं अगली बार जब दाओ का सामना युयान से होगा तो वह उसे सब कुछ कैसे समझाएगा। लिन यूचू ने आधी नींद में ही मन बुदबुदाया। कमरे में सन्नाटा छा जाने पर लिन यूचू ने तकिया गले लगाया, करवट बदली, गर्म कंबलों में लिपट गई, मीठी हवा में सांस ली और अपनी खूबसूरत आंखें आधी बंद करके सो गई। बीच बीच में उसके होंठों के कोने ऊपर उठते, जिससे एक प्यारी सी मुस्कान झलकती। डिंग, मेजबान को महिला मुख्य कलाकार लिन यूचू को जीतने के लिए बधाई। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 5000 जोड़ 1005। विला में वापस आकर किनलैंग बिस्तर पर लेट गया और सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड चालू कर दिया। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स के मेरे खाते में जमा होने की सुखद ध्वनि सुनकर मेरी सारी थकान मानो गायब हो गई। मुझे दाव के बारे में कुछ नहीं पता। उस महिला जू योरोंग को ये सब सामान कहाँ से मिला? काश हम इसे थोक में खरीद पाते। खांसी। किनलैंग को अपराधबोध हुआ और उसने जूनजी और उसके अंगरक्षकों के समूह के बारे में सोचा। ये लोग फिंगरटिप लोड्स में कई बार जा चुके थे और शायद उनके शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। एक बॉस होने के नाते उन्हें कम से कम अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों पर विचार करना चाहिए। अगली बार मुझे वाकई में लिन यूचू से चुपके से जू योरोंग का नुस्खा लेने का मौका ढूंढना होगा। आखिरकार किनलैंग के कई दोस्त हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी। नशा किए जाने की बात को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जू योरोंग काफ़ी काबिल थी, फिर भी जब वह कुछ गलत कर रही होती थी तो उसकी आंखों में कुछ खामियां नजर आ जाती थीं। ठीक वैसे ही जैसे कल रात चाय का वो बर्तन, जब जू योरोंग उसे लेकर आई तो वो उसे घूरता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। उसका मूल इरादा था कि लिन यूचू इसे पहले पिए, लेकिन किसे पता था कि यह कानूनी तौर पर छोटी सी दिखने वाली लड़की दाव बिस्तर पर लेते ही सो जाएगी। वह अनिच्छा से ही स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। ये ठीक लग रहा है। ठीक है, बाहर आओ, छुपना बंद करो। जम्हाई लेते हुए किनलैंग ने बेसब्री से दाव को कहा। घर में घुसते ही उसे आभास हुआ कि कोई अंदर है। अपने लूटे हुए सामान का जायजा लेने के बाद उसने तुरंत उनकी मौजूदगी का खुलासा कर दिया। ची, कमरे में रखी अलमारी अंदर से खोली गई थी। स्कारलेट दतूरा एक बर्फीले भाव के साथ बाहर निकली, न तो खुशी और न ही गुस्सा दिखाते हुए, और सीधे सीधे कहा, चेन पिंगान की तरफ से यह पुष्टि हो गई है कि नौकुओं की आत्मा दमन तकनीक लगभग लुप्त हो चुकी है। लेकिन जब मेरी बहन ने उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया। हालांकि वह उस समय युवा था, फिर भी यह मामला उसके गुरु से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। स्कारलेट डेटूरा अपने कंधों पर धो रही गहरी नफरत को भी नहीं भूली है। हालांकि न तो वह और न ही चेनज़ी उस वर्ष की खबरों का कोई सुराग ढूंढ पाए। जब तक किनलैंग प्रकट नहीं हुआ तब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। वह अपने प्रियजनों की हत्या करने वाले हत्यारे और उसके साथी को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वे कोई भी हों या उनके कारण कुछ भी हों। इस अन्याय को खून से धोना होगा। किनलैंग ने हाथ बांधकर बिस्तर के फ्रेम से टेक लगाकर लापरवाही से पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मुझे चेन पिंगान और उसके गुरु को मारने में आपकी मदद चाहिए। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वह अपने जैविक पिता के साथ मामलों को खुद संभाल सकती है और वह शंघाई के शक्तिशाली परिवार से भी नहीं डरती है। परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह चेनज़ी जैसी सकारात्मक शख्सियतों का ही सामना कर सकता है। उसके जैसी हत्यारियों का उस पर कोई असर नहीं होता। हालांकि स्कारलेट डेटूरा को चेन पिंगान या उसके गुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो कभी प्रकट नहीं हुए थे। अंधेरे में उसकी छुपकर बातें सुनने का पता लगाने के लिए अकेले चेन पिंगान ही काफ़ी था। उसके पीछे मौजूद मायावी गुरु ड्रैगन देवता की तो बात ही छोड़िए। उसे एकमात्र मददगार के रूप में किनलैंग का ही ख्याल आया और केवल उसी के पास चेन पिंगान और उसके शिष्य को खत्म करने की क्षमता थी। किनलैंग ने आंखें घुमाईं। अब तुम्हारे पास ऐसा क्या बचा है जो मैं तुमसे वसूल सकूं? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं आपको सुराग दूंगा। अब जब हमने अपने दुश्मनों को ढूंढ लिया है तो क्या आपको उनसे निपटने में मेरी मदद की वाकई ज़रूरत है? क्या दुनिया में इससे सस्ता और आसान कोई काम है? स्कारलेट दतूरा एक घुटने पर बैठ गई। यदि आप चेन पिंगान को मारने के लिए तैयार हैं तो मैं, स्कारलेट दतूरा, जीवन भर आपकी स्वामी बनकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं और कभी भी आपका विश्वासघात नहीं करूंगी। मूल कहानी में स्कारलेट डेटूरा एक बेहद स्वतंत्र महिला हत्यारी है। पिक्की अलग थलग और जिद्दी है। अन्यथा स्कारलेट दतूरा के लिए उसका पीछा करना और उसे मारना संभव नहीं होता, क्योंकि किनलैंग ने उससे पहले ये फैन को मार डाला था। उसमें एक हत्यारे जैसा पूर्ण गर्व था। इस समय एक घुटने पर बैठकर सेवक के रूप में सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए ये शब्द उसके दिल की गहराई से निकले होंगे और इसमें दिखावा करने की कोई संभावना नहीं थी।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे चेन पिंगान से कोई दुश्मनी नहीं है। किन लैंग ने सिर हिलाया और आह भरी। इस नाजुक समय में चेन पिंगान के साथ सभी संबंध पूरी तरह से तोड़ना आवश्यक है। अगर वह सचमुच चेन पिंगान को मारना चाहता भी होता तो भी वह ये बात नहीं कहता। जो लोग अपने से संबंधित मामलों के प्रति जितने उदासीन होते हैं वे उतने ही अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं और स्कारलेट डेटूरा को उतनी ही अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्कारलेट डेटूरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब हत्या का इरादा नहीं था बल्कि आत्मविश्वास की प्रबल भावना थी। तुम्हारे अंगरक्षक कमज़ोर तो नहीं हैं लेकिन मुझसे कहीं कमतर हैं। इसके अलावा तुम नीच हो और ऐसे कई काम हैं जो नेक लोगों के लिए करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिना किसी संकोच के कर सकती हूँ। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को आपने मुझे नशीली दवा देने के लिए कहा था उन सभी को नशीली दवा दी जा चुकी है, जिनमें जो परिवार के पुराने गुरु भी शामिल हैं। अगर वे ज़रा सा भी गुस्सा हुए तो इसका निश्चित रूप से उल्टा असर होगा और कोई दुर्घटना हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। वाकई आप काफ़ी कुशल हैं। किन लैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सहमति में सिर हिलाया। स्कारलेट डेटूरा ने बोलना बंद कर दिया और अपना गर्व से भरा सिर झुका लिया। अब से मैं आपके आदेशों का पालन करूंगी, स्वामी। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। जब आप वापस आएं तो चेन ज़िकी से कहें कि वह चेन पिंगान को रिहा करने का कोई मौका ढूंढे, या तो अगले कुछ दिनों में या सप्ताहांत से पहले। किन लैंग ने ठंडे लहजे में आदेश दिए। इस सप्ताहांत जो परिवार के वरिष्ठ गुरु अपना जन्मदिन मना रहे हैं और चेन पिंगान निश्चित रूप से वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान चेन पिंगान और महिला मुख्य किरदार जो जैकिंग के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होगा। यह मूल रूप से दोनों के बीच एक कड़ी थी, लेकिन अब किन लैंग के आने के कारण ये छोटा सा संघर्ष पूरी तरह से एक आपदा में बदल जाएगा। अरे, बारूदी सुरंगें पहले ही बिछा दी गई थी और स्कारलेट डेटूरा ने जो परिवार के बुजुर्ग मालिक का पहले ही निपटारा कर दिया था। वे मुख्य किरदार चेन पिंगान को कैसे छोड़ सकते हैं? स्कारलेट डेटूरा ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस सिर हिला दिया। वह कमरे में चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, काफ़ी देर तक इंतजार करती रही। ऐसा लग रहा था मानो कुछ काम अधूरा रह गया हो। क्या आप अभी तक नहीं जा रहे हैं? क्या आप दोपहर के भोजन के लिए रुकने का इंतजार कर रहे हैं? किन लैंग पवित्र खंडहरों ने लोगों को भगाना शुरू कर दिया। आप कहाँ देख रहे हैं? स्कारलेट डेटूरा हमेशा अपने चेहरे पर नाराजगी का भाव लिए एक तरफ खड़ी रहती थी, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी। उकसाए जाने पर स्कारलेट डेटूरा मुड़ी और चली गई। उस आकर्षक आकृति को पीछे से देखते हुए किन लैंग ने भौहें चढ़ाईं और सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने स्कारलेट डेटूरा को धोखा नहीं दिया? या फिर ये दूसरा विकल्प था, मानो वह जानबूझकर उसके करीब आने का बहाना ढूंढ रही हो। देखते ही देखते वीकेंड आ जाता है। इस दिन जो परिवार का विला खूबसूरती से सजा हुआ था और आनंद से भरा हुआ था। मास्टर जो अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और परिवार के लगभग सभी युवा सदस्य उनके साथ जश्न मनाने के लिए देश भर से वापस आ गए हैं। दादाजी को असीम सुख और दीर्घायु की शुभकामनाएं। आपका पोता आपको सोने का कटोरा भेंट करता है, कृपया इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। दादाजी को ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य की शुभकामनाएं। हर साल आपको ऐसे ही कई और आनंदमय अवसर मिलें। आपका पोता आपको ज़ैड रुई भेंट कर रहा है, कृपया इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपको दाओ दे जिंग की एक प्रति भेंट करता हूँ, कृपया इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। जन्मदिन के भोज में जो परिवार के बुजुर्ग गुरु चमकीले लाल वस्त्र पहने हुए मेज के शीर्ष पर बैठे थे, उनका चेहरा स्वास्थ्य से दमक रहा था और वे युवा पीढ़ी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अचानक जब जो जैकिंग मंच पर आए तो उनके एक वाक्य ने भोज को रोक दिया। दूसरे लोग सौभाग्य और शुभता के प्रतीक के रूप में सोना और चांदी जैसे उपहार देते हैं, लेकिन उसने दाओ दे जिंग क्यों प्राप्त किया? यहाँ किसका जिक्र किया जा रहा है? क्या इसका यह अर्थ है कि उस बूढ़े व्यक्ति में नैतिकता का अभाव है? जो जैकिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? आज दादाजी का बड़ा दिन है, तुमने उन्हें किस तरह का कचरा दिया? अगर आप पारिवारिक व्यवसाय संभालने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। अगर आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनना चाहते हैं और मामूली मासिक आय कमाना चाहते हैं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दादाजी के 70वें जन्मदिन जैसे खुशी के मौके पर आप उन्हें सिर्फ एक किताब दाओ दे जिंग उपहार में देते हैं। क्या यह उचित है? दादाजी से अभी माफ़ी मांग लो, वरना यह मामला इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साथियों का एक समूह और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी सब वहाँ आ गए और आलोचना करने लगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भोज में कई अन्य अतिथि भी थे, लेकिन उनके उपहार घर में प्रवेश करने से पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए थे और उन्हें जो परिवार के युवा सदस्यों के साथ नहीं मिलाया गया था।
इतने सारे मेहमानों के सामने लोगों के एक समूह ने जो जेकिंग की तीखी आलोचना की, उन पर लगातार दबाव बनाया, मानो वे उनके माथे पर उंगली मारना चाहते हों और उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करना चाहते हों। उन्हें जो जेकिंग की प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। न केवल उनके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी उनकी आलोचना कर रहे थे, बल्कि सबसे शीर्ष पर बैठे जो परिवार के वरिष्ठ गुरु भी कुछ असहज दिख रहे थे। यह ऐसा है जैसे आप सुबह की चाय पी रहे हों और अचानक आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति थूक दे। ये बहुत ही घिनौना है। इसके विपरीत विवाद के केंद्र में रही जो जैकिंग शांत रहीं, मानो सभी संदेहों और अपमानों का उनसे कोई लेना देना ही न हो। जो जैकिंग, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हो? जो के चाचा ने उसे शब्दों से परेशान कर दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और बेहद उग्र थी। हालांकि जो जेकिंग के पिता ठीक उसके बगल में खड़े थे, फिर भी उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जो जेकिंग ने उस पर एक नज़र डाली और उसे कुछ हद तक मनोरंजक पाया। यह उसका पिता था, एक ऐसा आदमी जो हद से ज़्यादा कायर था। इस बात की कोई संभावना ही नहीं है कि वह मेरे बारे में कुछ अच्छा कह सके। तभी एक आवाज़ ने तनाव को तोड़ दिया। मुझे लगता है कि शायद सभी को गलतफहमी हो गई है। आखिरकार प्रोफेसर जो एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं और उनका ज्ञान आम लोगों से कहीं अधिक है। दाओ दे जिंग का उनका ज्ञान भी उनकी अपनी अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। इस पुस्तक को कम मत समझिए। जो जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए इसे अच्छी तरह से पढ़ने से न केवल उनके चरित्र का विकास होता है और उनका पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, बल्कि बीमारियों का इलाज होता है, उनका स्वास्थ्य सुधरता है और उनकी स्मृति भी बढ़ती है। नियति के पुत्र चेन पिंगान नज़रबंदी केंद्र से रिहा होते ही इस शर्मनाक दृश्य में नजर आए। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चू पिता और पुत्री इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। एक व्यापारिक मामलों में व्यस्त है और दूसरा भाई परिवार की कुछ बहनों के साथ संबंध बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्हें बधाई के उपहार पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था। अप्रत्याशित रूप से पहुंचने पर जो जेकिंग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह भला चुपचाप कैसे बैठा रह सकता था? ये कहना जरूरी है कि जो जेकिंग, चाहे रूप रंग की बात हो या स्वभाव की, पूरे जो परिवार के जन्मदिन के भोज में बिल्कुल अद्वितीय थे। यदि आप किसी आपदा को टालने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसका स्नेह प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही चेन पिंगान जन्मदिन की दावत के केंद्र की ओर बढ़ा, जो जेकिंग की चाची ने तुरंत ही उससे घमंडी लहजे में सवाल करना शुरू कर दिया, तुम कौन हो? ये हमारे जो परिवार का निजी मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। तुमने एक मामूली सी किताब दान कर दी है और तुम्हें लगता है कि तुम इस पर आसमान तक शेखी बघार सकते हो। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए जो जैकिंग की ओर देखा, लेकिन उसके भावहीन चेहरे को देखकर वह केवल नजरें हटाकर उस अविवेकी महिला से अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम चेन पिंगान है, मैं चू समूह का प्रतिनिधि और चू परिवार का अंगरक्षक हूँ। अपनी बात पूरी करते करते ही आंटी जो का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरकार चू समूह कोई संत तो था नहीं, और अगर वाकई चू समूह का ही कोई व्यक्ति था तो उन्हें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसने आखिरी वाक्य सुना और जाना कि चेन पिंगान सिर्फ एक अंगरक्षक था, तो उसकी घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। एक अंगरक्षक होने के नाते जो परिवार के मामलों में दखल देना कब से तुम्हारा काम बन गया? धिक्कार है, तुमने इस बेशर्म बदमाश के साथ संबंध बना लिया। चेन पिंगान के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अभिमानी लोगों का ये समूह, सच्चाई से बेखबर, जो कोई भी दाव की क्षमताओं का 10वां हिस्सा भी जानता होगा, वह उसके सामने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर जो जैकिंग न होता तो वह इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर पाता? चेन पिंगान अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि जो जैकिंग ने उदासीन भाव से उसे रोकते हुए कहा, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें दखल मत दो। वह जानती थी कि दाव चेन पिंगान का इरादा अच्छा था, लेकिन वह उसे इस झंझट में घसीटना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने दाव दे जिंग उसे जिस कारण से दिया था, वह कारण नहीं था जो चेन पिंगान ने बताया था। जो जैकिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम परिवार द्वारा तय किए गए किसी भी सेलिब्रिटी और सज्जन से मिलने से इनकार करती हो, लेकिन इस नामहीन और हारी हुई शख्सियत के साथ एक संदिग्ध रिश्ता रखने पर तुली हुई हो। क्या तुम जन्मजात ही बेशर्म हो? जो परिवार में तुम्हारे जैसे व्यक्ति का होना जो परिवार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि बूढ़े गुरु दाव ने तुम्हें अब तक जो परिवार से निकाले बिना क्यों बर्दाश्त किया। ये बहुत शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जो जैकिंग के चाचा, चाची, दूसरे चाचा, दूसरी चाची और उसके कुछ बड़े भाई बहन और चचेरे भाई बहन सभी ने एक ही दिशा में उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा और अपमानित किया। ठीक उसी समय जब जो जैकिंग सबसे अधिक असहाय और निराश था, दरवाजे पर मौजूद स्वागतकर्ता ने उसके हाथ में मौजूद विजिटिंग कार्ड पर एक नज़र डाली और तुरंत जोर से घोषणा की, किनतियानशिया इन्वेस्टमेंट फर्म के चेयरमैन किनलैंग आ गए हैं। सभी की निगाहें एक ही बिंदु पर टिकी हुई थीं। शानदार सूट पहने किनलैंग ने मुस्कुराते हुए भव्य प्रवेश किया, मानो उनका हर कदम सबके दिलों को छू रहा हो।
किन लैंग, क्या ये वही किन लैंग हैं जो महान किन साम्राज्य के अध्यक्ष हैं? क्या ये नहीं कहा जाता था कि ये कंपनी यानजिंग किन परिवार के सबसे बड़े पोते द्वारा चलाई जाती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे स्वयं आए हों? चुप रहो, बकवास मत करो। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लोगों को हमारे बारे में गपशप करने मत दो। ये कुछ अजीब है। आखिर यंग मास्टर किन आए ही क्यों? हालांकि जो परिवार तियानहाई शहर में प्रभावशाली है, लेकिन यंग मास्टर किन के सामने वे हाथी के सामने चींटियों जैसे हैं। भले ही यह सिर्फ एक औपचारिकता हो, उन्हें स्वयं आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। सबकी निगाहों के बीच किन लैंग धीरे धीरे जोऊ जेकिंग के पास गया और मानो वहां कोई और न हो, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। सामने बैठे रिश्तेदारों के समूह को देखकर, जिनके चेहरे अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, वह मुस्कुराया और धीरे से पूछा, अभी अभी मुझे दरवाजे पर किसी को मेरे जैकिंग को बेशर्मी से कोसते हुए सुनाई दिया। कौन था वो? मुझे फिर से बताओ। और तुम गाली दे रहे हो? मजाक करना बंद करो। जब उन्होंने किन लैंग को जोऊ जैकिंग के कंधे पर हाथ रखते देखा, तो वे सभी रिश्तेदार जिन्होंने पहले जोऊ जैकिंग को कोसा था, ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। धत्तेरी की, दाओ को कौन जानता था? उस बेवकूफ़ अंगरक्षक के अलावा क्या जोऊ जैकिंग का भी किन लैंग के साथ इसी तरह का रिश्ता है? मुझे मोहक स्त्री से डर नहीं लगता, मुझे संस्कृति से युक्त मोहक स्त्री से डर लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उन्होंने तो किन लैंग जैसी दूसरी पीढ़ी की शीर्ष स्तर की अमीर लड़की के साथ संबंध भी बना लिया। अब क्या करें? जोऊ जैकिंग की चाची ने बगल में देखा तो पाया कि कई छोटे रिश्तेदार, उनकी बहन और उनके बहनोई सभी उनकी ओर देख रहे थे और अविश्वास से एक दूसरे को घूर रहे थे। पूरी टीम चुप हो गई। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी अभी किसने गाली दी? क्या आप बहरे हैं? किन लैंग ने ठंडे चेहरे के साथ किसी भी तरह की गरिमा दिखाने का कोई इरादा नहीं जताया। उसने अपने सामने बैठे प्रभावशाली रिश्तेदारों के समूह को घूरते हुए गंभीर भाव से उन्हें घेर लिया। युवा स्वामी किन, आपने गलत समझा है। हमने जैकिंग का अपमान नहीं किया। जोऊ जैकिंग की चाची ने बनावटी मुस्कान के साथ धीरे से कहा। ठंड उसके पैरों से लेकर पतलून और पीठ तक दौड़ गई। किन लैंग की चीख से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की। जी हाँ, युवा स्वामी किन, आपको गलतफहमी हुई होगी। जैकिंग इतनी उत्कृष्ट हैं, भला हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? बात बस इतनी है कि उन्होंने अभी अभी हमें दाओ दे जिंग की एक प्रति दी थी और हमसे गलतफहमी हो गई। जी हाँ, जैकिंग एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, सुसंस्कृत और परिष्कृत हैं। उनकी तुलना हम जैसे किसानों से कैसे की जा सकती है? दाओ दे जिंग एक दिव्य ग्रंथ है। इसे पढ़ने से चरित्र का विकास होता है। हम बहुत अज्ञानी हैं और दाओ जैकिंग के गहन अर्थ को नहीं समझते। जी हाँ, हम तो बस कुछ असभ्य लोग हैं। हम ही सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले हैं। हमें बहुत खेद है कि आपने हमें गलत समझा, यंग मास्टर किन। जोऊ जैकिंग के शक्तिशाली रिश्तेदारों, जिनमें उनके चाचा और चाची भी शामिल थे, ने बेशर्मी से किन लैंग से माफ़ी मांगी और मामले को सुलझाने की कोशिश की। अपने मन में वे सब जोऊ जैकिंग को 1000 बार, 10,000 बार कोस रहे थे। वो छोटी सी चालाक लड़की, वो तो कमाल की अभिनेत्री है। यंग मास्टर किन जैसी महत्वपूर्ण हस्ती से मिलने के बावजूद वे पूरी तरह चुप रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे जानबूझकर उन्हें आग के गड्ढे में धकेल रहे हों। ऐसा लगता है कि भविष्य में जोऊ जैकिंग को फिर से निशाना बनाना असंभव होगा। खैर, जोऊ जैकिंग आखिरकार जोऊ परिवार की ही सदस्य है। अगर वे इस अवसर का उपयोग करके युवा स्वामी किन का दिल जीत सकते हैं और इस चालाक औरत की प्रशंसा कर सकते हैं, तो वे इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। किन लैंग ने अपना सिर घुमाया, जोऊ जैकिंग के खूबसूरत चेहरे को निहारा और धीरे से पूछा, क्या ऐसा है? जोऊ जैकिंग स्वाभाविक रूप से दाओ किन लैंग की पहचान से अनजान थी, क्योंकि वह हमेशा से जोऊ परिवार के साथ मतभेद में रही है और परिवार के साथ उसका लगभग कोई संबंध नहीं रहा है। हालांकि भले ही उन्हें पारिवारिक संबंधों की परवाह न हो, फिर भी वे इन रिश्तेदारों की आंखों में डर देख सकते थे। जी, दाओ किन लैंग का परिवार बेहद प्रभावशाली है। जोऊ परिवार ऐसा परिवार नहीं है जिसे वे नाराज करने का जोखिम उठा सकें। मुसीबत खड़ी करना सिर्फ तुम्हें ही आता है। जोऊ जैकिंग ने हाथ बढ़ाकर पीछे से किन लैंग की कमर को हल्के से चुटकी काटी। इस महिला के पास खानदानी हुनर है, उसे इसे सीखने की जरूरत नहीं है। हर कोई इसे भली भांति जानता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी छोटी हरकतों को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था और लगभग किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्यवश चेन पिंगान की दृष्टि असाधारण थी। हालांकि जोऊ जैकिंग ने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया था, फिर भी उसने यह स्पष्ट दृश्य देख लिया और उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। जब जोऊ परिवार के उन सदस्यों ने उसे अभी देखा, तो वे सभी उसे नीचा समझते थे, लेकिन किन लैंग के सामने वे चींटियों की तरह विनम्र हो गए। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि जोऊ जैकिंग को भी उस पाखंडी किन लैंग ने अंधेरे में रखा और धोखा दिया।
उसने इतने अंतरंग हाव भाव दिखाए, फिर भी वह उसके प्रति उदासीन थी। उसका दोहरा मापदंड चरम पर था। इस भारी असमानता ने चेन पिंगान को बेहद असहज और निराश महसूस कराया। वह खुद को साबित करने और जोऊ जैकिंग को इस दलदल से बाहर निकालने का मौका पाने के लिए बेताब था। हम उसे इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दे सकते। युवा पीढ़ी द्वारा उपहार प्रस्तुत करने के बाद अतिथि अपने अपने स्थानों पर लौट आए। किन लैंग भी सबसे आगे वाली मेज पर जोऊ जैकिंग के बगल में बैठी थी। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम आया, तियानहाई शहर के विभिन्न परिवारों और कंपनियों द्वारा दिए गए बधाई उपहारों की घोषणा। उपहारों की सूची हाथ में लिए हुए कार्यक्रम के संचालक ने जोर से घोषणा की, आप पर सौभाग्य और खुशियां बरसें। एक स्वर्णिक अबेकस, ड्रैगन की सवारी और एक सदी पुराना फीनिक्स जिनसिंग तांगशी समूह के अध्यक्ष आपको बधाई देने आए हैं। जिजिन नंबर 1 में एक विला और जिजिन इंटरनेशनल के अध्यक्ष बधाई देने आए। एक आलीशान नौका आ गई है और चू ग्रुप के चेयरमैन बधाई देने आए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ड्रैगन समूह का जमावड़ा। जैसे ही विभिन्न निगमों के अध्यक्षों द्वारा भेजे गए बधाई उपहारों की घोषणा की गई, जोऊ परिवार के वरिष्ठ गुरु का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे बार बार खांसी आ रही थी और उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, जो थोड़ा असामान्य था। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? क्या आपकी पुरानी समस्या फिर से उभर आई है? मैं अभी आपकी दवा लेने जाता हूँ। युवा पीढ़ी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक दूसरे की चापलूसी की। इतने खुशी के मौके पर दवा क्यों लेनी? तुम सब यहाँ से चले जाओ। क्या तुम सब जैकिंग से कुछ नहीं सीख सकते? इतने बड़े मौके पर भी तुम में जरा भी संयम नहीं है। जोऊ परिवार के बुजुर्ग गुरु ने ठंडे लहजे में जोऊ जैकिंग को फटकारा, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए, साथ ही साथ किन लैंग की ओर एक दयालु मुस्कान। जैसे ही ओल्ड मास्टर जोऊ किन लैंग के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी एक आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। बूढ़े मास्टर जोऊ ने अपने सामने खड़े चू समूह के प्रतिनिधि चेन पिंगान की ओर असंतुष्ट भाव से देखा। ठंडे स्वर में पूछा, आप क्या चाहते हैं? बूढ़े मास्टर जोऊ, आप बीमार हैं। संक्षेप में कहें तो यह एक अभूतपूर्व घटना थी। वो तो बड़ा दिखावा करता है। इस समय ऐसी बात कहने पर जोऊ परिवार के युवा सदस्यों की ओर से तुरंत ही आलोचनाओं की बौछार शुरू हो गई। लगातार अपशब्द बोलना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम बीमार हो, तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जितना दूर हो सके चले जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? बूढ़े मास्टर जोऊ ने भौहें चढ़ाईं। युवा पीढ़ी को शांत करने के लिए अपना हाथ नीचे दबाया और फिर उनके शांत होने के बाद कड़े स्वर में कहा, युवक, भले ही तुम चू समूह के प्रतिनिधि, लेकिन इतने खुशी के मौके पर ये सब बातें कहने पर मुझे डर है कि चेयरमैन चू तुम्हारा साथ नहीं देंगे, है ना? चेन पिंगान मुस्कुराया और सिर हिलाया, अपने बगल में बैठे जोऊ परिवार के सदस्यों की चौकस निगाहों से पूरी तरह बेखबर, पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए। जी हाँ, लेकिन दादाजी, क्या आपको आजकल थोड़ा सा भी उत्साहित होने पर सीने में जकड़न, सांस फूलना या घुटन महसूस होती है? बूढ़े मास्टर जोऊ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनके कुछ बोलने से पहले ही चेन पिंगान ने आगे कहा, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं न केवल चू परिवार का अंगरक्षक हूँ, बल्कि चेयरमैन चू का निजी डॉक्टर भी हूँ। आपकी तरह मुझे भी जवानी से ही कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। चेन पिंगान ने संभावित जोखिमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चू तियानपिंग को अपनी युवावस्था में बहुत सारी चोटें लगीं, जबकि बूढ़े मास्टर जोऊ अत्यधिक यौन गतिविधियों में लिप्त रहते थे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही रुकते थे। किन लैंग एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है और वह सक्षम और प्रतिभाशाली है। पृष्ठभूमि पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिर भी ओल्ड मास्टर जोऊ का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जोऊ परिवार के साथ पहले एक मजबूत संबंध स्थापित करके उसे जोऊ जैकिंग से संपर्क करने का अवसर मिलेगा। समय मिलने पर किन लैंग की असलियत उजागर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप वही चमत्कारी डॉक्टर हैं जिनका जिक्र चू तियानपिंग ने किया था? बूढ़े मास्टर जोऊ का चेहरा बदल गया। वह चू तियानपिंग को जानता था और वे एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में शुभकामनाएं दे रहे थे। उस समय चू तियानपिंग ने कहा कि एक चमत्कारिक चिकित्सक के उपचार के कारण उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने उस चमत्कारिक चिकित्सक से अपना इलाज करवाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन चू तियानपिंग उस चमत्कारिक चिकित्सक की पहचान बताने को तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से, यह मेरे ठीक सामने है। चेन पिंगान ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। एक सीट ले कृपया। बूढ़े मास्टर जोऊ लापरवाही करने का साहस नहीं कर सके और उन्होंने तुरंत किसी को चेन पिंगान के बैठने के लिए पास में ही एक कुर्सी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जोऊ परिवार के सदस्य, जो शुरू में चेन पिंगान से नाखुश, बूढ़े व्यक्ति के बयान के बाद अपनी नाराजगी को दबाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अधिक से अधिक वे चेन पिंगान को परेशान नहीं करते थे, लेकिन वे सभी अभी भी किन लैंग के पक्ष में थे और कभी कभी उसकी चापलूसी करते थे। कार्यक्रम का समापन एंकर द्वारा उपहारों की सूची पढ़कर सुनाने के साथ हुआ।
भोज में कई लोगों की निगाहें किन लैंग की ओर थीं। वे शायद किसी और को भूल जाएं, लेकिन वे स्वयं उपस्थित हुए किन परिवार के युवा स्वामी को कभी नहीं भूलेंगे। ये यान जिंग किन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं, भविष्य के इकलौते वारिस हैं, और जो परिवार के जोउ जैकिंग के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि उनके रिश्ते में कुछ ऐसा है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। इस परिस्थिति में किन लैंग किस प्रकार का उपहार देगा, हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। न केवल मेहमान और जोउ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज, बल्कि यहाँ तक कि बूढ़े मास्टर जोउ भी किन लैंग पर अपना ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं पाए। बाकियों के उत्साह के विपरीत जोउ जैकिंग उत्सुकता से देख रहा था और उसने पूछा, आप यहाँ जन्मदिन मनाने तो नहीं आए हैं? आपका कोई और उद्देश्य तो नहीं है? नहीं तो मैं उपहार लाना क्यों भूल जाता। वह बहुत बुद्धिमान थी। जब से किन लैंग ने उसे एक आपदा से बचाया और उसके पास बैठी, तब से वह जानबूझकर या अनजाने में उससे बात करने से बच रही थी, मानो उसके मन में कुछ चल रहा हो और पूछे जाने पर वह कुछ नहीं कहती। चेन पिंगान को यह मज़ेदार लगा और उसने कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर किन जन्मदिन की दावत में बिना कुछ लाए ही आ गए हों? क्या आपको लगता है कि आपकी उच्च सामाजिक स्थिति, मात्र उपस्थित हो पाना ही ओल्ड मास्टर जो के लिए एक बड़ा सम्मान है? और क्या आपको कोई उपहार लाने की आवश्यकता नहीं है? अनजाने में जोउ जैकिंग और किन लैंग के अंतरंग व्यवहार को देखते हुए चेन पिंगान को अपने दिल पर उदासी का बादल मंडराता हुआ महसूस हुआ, मानो कुछ कमी हो या मानो उसके दिल में कोई द्वेष पनप रहा हो। ये देखकर मैं जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाया। किन लैंग ने चेन पिंगान की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कड़वे भाव से जोउ जैकिंग की ओर देखा, अपना सिर नीचे झुकाया और कुछ दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, जैकिंग, मुझे माफ करना, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ होगे। भले ही आप अब से मुझसे कभी बात न करें या मुझसे नफरत ही करें, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही होंगी। बोलते बोलते उसने अपना फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। धप धप धप। कुछ ही मिनटों के भीतर वर्दीधारी सरकारी अधिकारियों का एक समूह जोउ परिवार के विला में घुस गया। मानो उन्होंने अपने लक्ष्यों को पहले ही पहचान लिया हो। उनमें से प्रत्येक आगे बढ़ा और जोउ परिवार के एक सदस्य को वश में कर लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोगों को ऐसे ही कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? मुझे जाने दो, ये जोउ परिवार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह गैरकानूनी काम करने की? मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जोउ जैकिंग की चाची ने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी और सभी रिश्तेदार भी चीखने में शामिल हो गए। चौकोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी जो समूह का नेतृत्व कर रहा था ने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी जोउ त्यानमिंग हूँ। आप बलात्कार के मामले में संदिग्ध हैं। हमारे साथ आइए। झांग जियायान, आपको शिशु फॉर्मूला का सेवन करने के लिए एक समूह संगठित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सप्ताह। जो अधिकारी आए थे वे सभी तियानहाई शहर के सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी थे और टीम लीडर हाल ही में स्थानांतरित हुए उपनिदेशक थे। उनमें से लगभग सभी नए चेहरे थे और जोउ परिवार ने उनसे पहले कभी मुलाकात भी नहीं की थी, पूर्व व्यवस्था करने की तो बात ही दूर। जोउ परिवार का जन्मदिन मनाने आए सभी मेहमान जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर दंग रह गए। बकवास। क्या ये वाकई बेहद शर्मनाक नहीं है? क्या ये यंग मास्टर किन की ओर से बधाई का उपहार है? वाह अद्भुत। चांदी के कंगनों से मोहित हुए जोउ परिवार के सदस्य रक्तरंजित आंखों से चेन पिंगान की ओर घूर रहे थे। वे चाहते थे कि वे उसका मांस कच्चा ही खा जाएं। ये वही बच्चा है जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए वह यंग मास्टर किन के लिए मुसीबत खड़ी करने पर तुला हुआ है। खैर, अब जबकि यंग मास्टर किन का बधाई उपहार आ गया है, वह जोउ परिवार को जेल भेज रहे हैं। चेन पिंगान कुछ असमंजस में थी। तुम सब उसे क्यों देख रहे हो? इन लोगों को किन लैंग ने ही बुलाया था, है ना? जोउ परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व उसने नहीं किया था। इस समय किन लैंग को दोषी क्यों नहीं ठहराया जा रहा? ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है जैसे गलती उसी की हो? पिताजी, मदद कीजिए। पिताजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दादाजी, मुझे बचाओ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मैं अभी भी बच्ची हूँ। जैसे जैसे जोउ परिवार के प्रत्येक सदस्य को घसीट कर ले जाया जा रहा था, वे पीछे मुड़ते गए, उनके पैर जमीन से रगड़ खाते हुए वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बूढ़े मास्टर जोउ का दिल टूट गया। इतने खुशी के दिन ऐसी घटना का सामना करना बेहद दुखद था। हालांकि उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था वे किन लैंग थे जिन्हें नाराज करना उनके लिए नामुमकिन था। वे खड़े होकर धीमी आवाज में किन लैंग से विनती करने, युवा मास्टर किन, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? शायद हमारे जोउ परिवार ने कुछ गलत किया है, लेकिन हम सुधार सकते हैं। ज़ेकिंग, कृपया अपने दादाजी की मदद करो। युवा स्वामी किन से विनती करो कि वे हमारे जोउ परिवार को बख्श दें। इससे पहले कि जोउ ज़ेकिंग कुछ बोल पाता, किन लैंग ने आह भरी और जोउ ज़ेकिंग की अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध आंखों को देखते हुए कड़वाहट से कहा, ज़ेकिंग, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।
इसके लिए तुम केवल जो परिवार को ही दोषी ठहरा सकते हो जिन्होंने कई बुरे काम किए हैं। यही मेरे यहाँ आने का उद्देश्य था। अब जब उस व्यक्ति को ले जाया जा चुका है तो मुझे चले जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब से भले ही हम पहाड़ों और नदियों से अलग हों, अगर हमारा मिलना तय नहीं है तो हमें दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। किन लैंग ने भव्य तरीके से आगमन किया और भव्य तरीके से ही प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी आस्तीन हिलाकर जो के कई प्रत्यक्ष वंशजों को जेल भेज दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द भी बोलने की और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका रास्ता रोकने की। वहां केवल कुछ स्तब्ध अतिथि और जो परिवार के सदस्य ही बचे थे। बूढ़ा मास्टर जो ऊपर खड़े होकर उत्तेजित भाव से किन लैंग के जाते हुए रूप को देख रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए, मुंह भरकर काला खून उगलते हुए सीधे पीछे की ओर गिर पड़े। दादाजी। जो परिवार के युवा सदस्यों का एक समूह, जो अभी भी युवा थे और जिन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की थी, गर्म तवे पर चींटियों की तरह आगे बढ़ गए। वहां केवल जो जैकिंग ही उदासीन भाव से खड़ा था, गिरे हुए जो परिवार के वृद्ध स्वामी को देख रहा था। उसका हृदय मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। क्या अतीत की हर चीज का यही अंत है? उस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु और उसके चाचा और चाची की गिरफ्तारी के साथ जो परिवार के प्रति उसकी नाराजगी निश्चित रूप से समाप्त हो गई होगी। शायद हाँ, अब जब उसका कोई दुश्मन नहीं बचा है तो वह भला किससे नफरत कर सकती है। हालांकि उसने उस बूढ़े आदमी और उसके साथियों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने इस स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया था। जो परिवार के विला का पूरा हॉल पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। ओल्ड मास्टर जो के बेहोश हो जाने से हॉल में मौजूद जो परिवार के सभी बचे हुए सदस्य दहशत में आ गए। वहां अवाक खड़े जो जेकिंग भी इस सदमे से स्तब्ध प्रतीत हो रहे थे। इस नाजुक क्षण में ओल्ड मास्टर जो के सामने जीवन और मृत्यु का संकट था। चेन पिंगान आगे बढ़ा, उसका चेहरा ठंडा और सख्त था और उसने दाव को फटकारा। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मरीज को ताज़ी हवा चाहिए। तुम सब उसके चारों ओर भीड़ लगाए खड़े हो, उसे ताज़ी हवा में सांस लेने तक से रोक रहे हो। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? उस गर्जना से चिंतित जो परिवार के सदस्य चौंक गए और उन्होंने तुरंत उसके लिए रास्ता बना दिया। चेन पिंगान आगे बढ़ा, नीचे बैठ गया और बूढ़े मास्टर जो की नब्ज जांचने में मदद की। उसकी भौहें कभी सिकुड़ती तो कभी शिथिल हो जाती। उसने अपनी चांदी की सुई की पेटी से चांदी की सुइयां निकाली और कुशलतापूर्वक उन्हें बूढ़े मास्टर जो के माथे और छाती में चुभो दिया। जैसे जैसे चांदी की सुइयां घुमाई जाती रहीं, चेन पिंगान के माथे से पसीने की बूंदें घनी मात्रा में निकलने लगीं और उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। वहां मौजूद मेहमान और जो परिवार के सदस्य आपस में फुसफुसाने लगे। क्या बूढ़े मास्टर जो ने इस बच्चे को चमत्कारिक डॉक्टर कहा? सच में उसमें कुछ हुनर तो दिखता है। चांदी की सुइयों का इस्तेमाल करने की तकनीक में महारत हासिल करने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा कितने साल का है? क्या इसने गर्भ में ही एक्यूपंक्चर सीख लिया था? फुफकार। देखो, बूढ़े मास्टर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे जाग गए हैं। बूढ़े मास्टर जाग गए हैं। किसी ने दाओ चिल्लाया और सबकी निगाहें ओल्ड मास्टर जो की ओर मुड़ गईं। बूढ़े मास्टर जो, जिनके होंठों के कोने पर अभी भी खून के कुछ निशान थे, धीरे धीरे बेहोशी से जागे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर चेन पिंगान की बांध पर हाथ रखा और प्रशंसा से आह भरते हुए कहा, एक दिव्य चिकित्सक। सचमुच एक दिव्य चिकित्सक। अगर आप हस्तक्षेप न करते तो मुझे डर है कि आज मेरी जान चली जाती। भला कोई प्रशंसा में आह भरे बिना कैसे रह सकता है? आज भी जब वह उस घटना को याद करते हैं तो बूढ़े मास्टर जो को डर की सिहरन महसूस होती है। हालांकि उन्हें एक छिपी हुई बीमारी है, लेकिन ये पहली बार है जब ची के कारण उन्हें खून की उल्टी हुई और वे बेहोश हो गए। सौभाग्य से चेन पिंगान आज उपस्थित थे, अन्यथा न केवल जो परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के एक समूह को गिरफ्तार कर लिया जाता, बल्कि प्रभारी व्यक्ति के रूप में उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती। उसके बाद से जो परिवार का पतन निश्चित था। ये तो बस एक मामूली बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। चेन पिंगान मुस्कुराए और सोच समझकर दाव को याद दिलाया, भले ही आज किसी ने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन आपकी सेहत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि आप ऐसा कोई काम कर सकें। अगर आप सावधान नहीं रहे तो इससे आपकी छिपी हुई बीमारी उभर सकती है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज मेरे यहाँ होने की वजह से ही हालात इतने खराब हुए, वरना अगर हमने एम्बुलेंस भी बुलाई होती तो भी बहुत देर हो चुकी होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर। बूढ़े मास्टर जो ने गंभीरता से चेन पिंगान का हाथ पकड़ा। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, जो जेकिंग की आंखों में गहरे दुख और आक्रोश की भावना उमड़ आई। क्या वह जीवित है? वो फिर से जीवित हो गया। क्यों? चेन पिंगान ने उसे पुनर्जीवित क्यों किया? क्या उसे मरने देना बेहतर नहीं होगा? ऐसा असभ्य और अनैतिक बूढ़ा आदमी, क्या उसकी मौत ही सब कुछ का अंत नहीं होगी? जो जेकिंग की पहले की शांत और संयमित मनस्थिति इस क्षण पूरी तरह से हिल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किन लांग ने उसे उम्मीद दी हो, जिससे वह अपने बदले की पूर्ति का खूबसूरत दृश्य देख सके।
लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से संभल पाती, चेन पिंगान अचानक बीच में आ गया और उस सारी सुंदरता को चकनाचूर कर दिया। अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो ईमानदार और विनम्र प्रतीत होता था आगे बढ़ा, चेन पिंगान को घूरते हुए धीमी आवाज में दाव से पूछा, छोटे दिव्य चिकित्सक, क्या आप जैकिंग के शरीर पर एक नज़र डालने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस बच्चे को बचपन से ही एक अजीब बीमारी है, उसे कभी कभी पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है और गंभीर मामलों में उसे इतनी ठंड लग जाती है कि वह अपना ख्याल भी नहीं रख पाता। अरे प्रोफेसर जो में ऐसी अजीब सी आदत है। चेन पिंगान मन ही मन खुश हुई, लेकिन साथ ही साथ शांत भाव से हैरान भी रही। बूढ़े मास्टर जोऊ ने जो जैकिंग की ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब और गंभीर भाव झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा, छोटे दिव्य चिकित्सक, जैकिंग को वाकई यह बीमारी है। क्या आप उसकी बीमारी का निदान और उपचार करने में मेरी मदद कर सकते हैं? चेन पिंगान मुस्कुराई और बोली, मैं मूल रूप से प्रोफेसर जोऊ की छात्रा थी। भले ही प्रोफेसर जोऊ का जोऊ परिवार से कोई संबंध न हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्हें कोई गुप्त बीमारी है तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। उद्धरण चिन्ह। जोऊ जैकिंग के पिता ने उत्साह से कहा, यह तो अद्भुत है। कृपया युवा चमत्कारिक डॉक्टर एक नज़र डालिए। चेन पिंगान प्लेटफॉर्म से उतरकर मेज के पास खड़ी जोऊ जैकिंग की ओर चलीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए दाव से पूछा, शिक्षक जोऊ, क्या मैं दाव से आपकी नब्ज जांचने का अनुरोध कर सकती हूँ? जोऊ जैकिंग का चेहरा भावहीन था। चेन पिंगान के चेहरे पर अब वैसी उदासीनता नहीं थी, बल्कि बेचैनी झलक रही थी। उसने सिर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा इलाज करने वाले लोग पहले से ही मौजूद हैं। डॉक्टर चेन, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चेन पिंगान के कुछ बोलने से पहले ही जोऊ जैकिंग के पिता ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, जैकिंग, ज्यादा न सोचो। डॉक्टर चेन की कुशलता तो सबने देखी है। उनका तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम कैसे मना कर सकते हो? जोऊ जैकिंग ने अपना सिर घुमाया और अपने पिता की ओर देखा, जो उस पर चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर कड़वाहट थी। एक सख्त पिता को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश जोऊ जैकिंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सुइयों से चुभन हो रही हो। क्या यह उसका जैविक पिता है? क्या वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार की डांट फटकार के जवाब में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता? एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी पत्नी को अपने पिता द्वारा किए गए अपमान को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहरी लोगों के सामने विनम्र और आज्ञाकारी रहता है, लेकिन अपनी ही बेटी का सामना करते समय कठोर प्रहार करता है। ओह, जोऊ जैकिंग मुस्कुराया। वह अपने पिता की कायरता का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि खुद का मजाक उड़ा रहा था। वह किस बात की उम्मीद कर रही है? वह चाहती थी कि उसके पिता खड़े होकर उस बूढ़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, या शायद वह चाहती थी कि उसके पिता बारिश से उसकी रक्षा करें। हकीकत ने उसे करारा तमाचा मारा। वह बेवकूफ़ नहीं है, और न ही उसका पिता। क्या ये सचमुच सिर्फ उसके चिकित्सीय उपचार के लिए था? शायद नहीं। असल में उसने देखा कि उसके कई करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार हो चुके थे और अब सिर्फ उसका अपना बेटा ही बचा था। तो आपने उस बूढ़े आदमी के इरादों को भांप लिया और आप उसका रिश्ता चेन पिंगान से करवाना चाहते थे, है ना? एक कारण तो उनकी अपनी सेहत थी, जबकि दूसरा कारण परिवार के भीतर उनका अधिक प्रभाव प्राप्त करना था। उन सभी का एक ही लक्ष्य है, उसे चेन पिंगान की ओर धकेलना। दिल में निराशा लिए जोऊ जैकिंग ने अपनी कलाएं आगे बढ़ा दी। यह उसकी समर्पण की आखिरी निशानी थी और आखिरी बार वह अपने जैविक पिता के आदेशों का पालन कर रही थी। चेन पिंगान ने नब्ज देखने के लिए 2 उंगलियां बढ़ाईं और जैसे जैसे वह नब्ज की जांच कर रहा था, उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। जोऊ जैकिंग के पिता ने कुछ चिंता के साथ दाव से पूछा, क्या इसका इलाज हो सकता है? अगर उसका इलाज नहीं हो सकता, तो वह अपनी बेटी के सहारे प्रतिष्ठा कैसे हासिल कर सकता है और चेन पिंगान के करीब कैसे पहुंच सकता है, जो चमत्कारिक चिकित्सक है और जिसके हाथों में उस बूढ़े आदमी की जिंदगी टिकी है? एक मूर्ख भी देख सकता था कि चेन पिंगान के मन में उसकी बेटी के लिए भावनाएं थीं। चेन पिंगान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रोफेसर जोऊ के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रकार की शारीरिक स्थिति है जिसे रहस्यमय यिन शरीर कहते हैं। जब भी यिन ऊर्जा का विस्फोट होता है तो उन पर ठंडी ऊर्जा का हमला होता है। तर्कसंगत रूप से इसका इलाज दवा से संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या? जोऊ जैकिंग के पिता ने जवाब जानने के लिए दबाव डाला और उनकी कही हुई बातों का पहला भाग सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन अंधकार में हो गया हो। लेकिन जैसे ही पियाँ पियाँ शब्द का उच्चारण हुआ, सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। वहाँ अभी भी आशा है। चेन पिंगान ने आह भरी, जो लोग साधना को नहीं समझते, ये शुवान यिन शरीरझर के समान है। वे निश्चित रूप से 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, और चाहे दवा कितनी भी कीमती क्यों न हो, वह व्यर्थ होगी। उद्धरण चिन्ह। केवल शुद्ध यांग शरीर जो जुवान यिन शरीर के साथ सामंजस्य में हो, सर्दी के लक्षणों को कम कर सकता है, और यहाँ तक कि पूर्ण रूप से ठीक भी कर सकता है।
लेकिन मैं स्वयं एक शुद्ध यांग शरीर हूँ। कमरे का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। हालांकि इस समय किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन सभी ने चेन पिंगान को बूढ़े मास्टर जो को पुनर्जीवित करते हुए देखा था। बात सिर्फ इतनी है कि किन लैंग अभी यहाँ नहीं है, वरना मैं चेन पिंगान को जरूर शाबाशी देता। वाह अद्भुत! जैसा कि नियति के पुत्र से अपेक्षित था, नियति के पुत्र के मुख से निकलने पर ऐसे निर्लज शब्द भी अलग हो जाते हैं, जो निस्वार्थ और निर्भीक समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। किन लैंग के विपरीत, जिसमें संस्कृति और निस्वार्थता का अभाव है और जो ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही कहता है, अगर तुम 30 साल तक जीना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भी थोड़ा मजा करने देना होगा। अगर एक बार खेलना काफी नहीं है तो कई बार और खेलें। चेन पिंगान ने गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, प्रोफेसर जो की आंतरिक शीतलता काफी कम हो गई है। उन्होंने हाल ही में शीतलता के विपरीत प्रभाव के लक्षण अनुभव किए होंगे। उद्धरण चिन्ह, उम्र बढ़ने के साथ यह एक अपरिहार्य अवस्था है। इसके परिणामस्वरूप सर्दी लगने की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जब तक कि अंततः पूरा व्यक्ति ठंड से घिर न जाए और बर्फ की मूर्ति में जम न जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैकिंग बहुत छोटी है, उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, उसे अभी इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला है। नन्हे दिव्य चिकित्सक, आपको जैकिंग की बीमारी ठीक करने में हर हाल में मदद करनी होगी। जो जैकिंग के पिता ने घबराए हुए स्वर में विनती की। जो परिवार के बुजुर्ग गुरु भी पास आए, चेन पिंगान के कंधे पर हाथ रखा। छोटे दिव्य चिकित्सक, आपने अभी कहा कि आप चू तियानपेंग के अंगरक्षक और निजी चिकित्सक हैं। क्या हमारे जो परिवार के लिए आपको भी नियुक्त करना संभव है? चू तियानपेंग जो भी कीमत देने को तैयार हो, हमारा जो परिवार उस कीमत का 10 गुना देने को तैयार है। जैसा कि आपने कहा, जैकिंग की हालत अस्थिर है और मैं उसके दादा होने के नाते एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। अन्यथा आप और जैकिंग साथ रह सकते थे, ताकि अगर कुछ हो जाए तो आपकी देखभाल करने वाला कोई हो। जो जैकिंग के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, पिताजी का मार्गदर्शन बिल्कुल सही है। इससे न केवल जैकिंग खतरे में पड़ने से बच जाएगा, बल्कि जैकिंग आपके दैनिक जीवन की देखभाल भी कर पाएगा। हे दिव्य चिकित्सक, इससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे और यह बिल्कुल सही है। चेन पिंगान ने हंसते हुए कहा, खैर, यह असंभव नहीं है। आखिरकार प्रोफेसर जो का शरीर शायद कुछ और ठंडे झटकों को सहन नहीं कर पाएगा। संक्षिप्त बातचीत के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों ने जो जैकिंग के भविष्य के बारे में पहले ही फैसला कर लिया था। लेकिन क्या जो जैकिंग वास्तव में इन थोपी गई अच्छी मंशाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? चेन पिंगान को अपने जैविक पिता और दादा के साथ खुशी खुशी बातें करते देख जो जैकिंग को घृणा की तीव्र भावना महसूस हुई। दुनिया में इतना निर्लज व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या वह सचमुच, जैसा कि किन लैंग ने कहा था, एक धोखेबाज जादूगर है? अगर पिछली बार उसकी सर्दी जुकाम की बीमारी फिर से न उभर आई होती और किन लैंग के बेपरवाह संयम की वजह से ऐसा न हुआ होता, तो शायद वह सचमुच चेन पिंगान की बकवास पर विश्वास कर लेती। किन लैंग की तुलना में, जो आमतौर पर दूसरों का फायदा उठाने का आनंद लेता है लेकिन महत्वपूर्ण मामलों का सामना करने पर गंभीर हो जाता है, चेन पिंगान, जो सतह पर गरिमापूर्ण दिखता है लेकिन वास्तव में अंदर से घिनौना और नीच है, 1000 गुना, 10,000 गुना अधिक नीच है। बूढ़े गुरु जो ने बिना किसी बहस की गुंजाइश के दाव को निर्देश दिया, संयोगवश जिजिन नंबर 1 विला जिला तियानहाई विश्वविद्यालय के पास ही। नन्हे दिव्य चिकित्सक, आप और जैकिंग वहां रह सकते हैं। यह आपके दैनिक जीवन के लिए सुविधाजनक होगा। चेन पिंगान मन ही मन खुश हुआ और उसने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसी क्षण जो जैकिंग ने ठंडे लहजे में उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो उसके साथ रहो। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो जैकिंग के पिता का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। जो परिवार ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और इस उम्र तक पहुंचाया, तुम न सिर्फ ऋणी नहीं हो बल्कि बूढ़े गुरु के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत भी करते हो। जो जैकिंग हल्के से मुस्कुराया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया। आपके जो परिवार से क्या लेना देना है? मेरी माँ की मृत्यु के बाद उनकी कंपनी और उनकी सारी संपत्ति आपके जो परिवार ने हड़प ली। मैं आपका क्या ऋणी हूँ? अगर किसी को कुछ देना है तो वह आपका जो परिवार है, माँ और बेटी, जो हमें कुछ देना है। अब जबकि शिष्टाचार का दिखावा पूरी तरह से टूट चुका है, जो जैकिंग का जो परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया है, ऐसे व्यक्ति की कमी भला भला किसे खलेगी? जैविक पिता इतना दरिंदा है कि वह अपनी ही बेटी को सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा और वह अपनी बहू को भी नहीं छोड़ेगा। एक गंदे परिवार को उसके रहने के लिए जगह कहाँ मिल सकती है? एक बार टूट गया तो टूट गया। उसे बस इस बात से नफरत थी कि कुछ लोग जो मरने के लायक थे, वे आज नहीं मरे। चेन पिंगान थोड़ी उलझन में थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने बूढ़े मास्टर जो की जान बचाई और जो जैकिंग को सर्दी जुकाम से उबरने में मदद की। तर्कसंगत रूप से, क्या जो जैकिंग को उनका आभारी नहीं होना चाहिए? अब इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हो रही है?
इसके अलावा जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में अब वह गर्मजोशी भरी और दोस्ताना मुस्कान नहीं थी जो वह सबके लिए रखती थी, बल्कि एक स्पष्ट घृणा थी। उसका सिर चकरा रहा था और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, जैसे कुछ गायब हो गया हो। जिस तरह की चीज़ को आप छू या देख नहीं सकते। रक्षकों, जोel जैकिंग को यहाँ से ले जाओ। कितनी शर्मनाक बात है। बूढ़े मास्टर जो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि आज उनके जीवन का सबसे अपमानजनक दिन है। जोel जैकिंग को पागल होने और ऐसी बातें कहने से रोकने के लिए जो कहीं नहीं जा सकती, दंडात्मक उपाय करने पड़े। ये सुनकर कई अंगरक्षक आगे बढ़े और जोel जैकिंग को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में जो परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने वाले सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारी वापस लौटे और चेन पिंगान के पास आकर उन्हें एक चांदी का कंगन थमा दिया। श्रीमान चेन, आपने जो मेडिकल लाइसेंस खरीदा था वह एक संदिग्ध गवाह द्वारा उजागर हो गया है। हमारे साथ आइए। मैं साला। इस स्थिति में चेन पिंगान भी खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। क्या चल रहा है? वह कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था और वह इतनी जल्दी वापस आ गया। और क्या गवाह ने ही उनके खिलाफ गवाही दी थी? अहम सवाल यह है कि जब उन्होंने जो परिवार के सीधे वंशजों को गिरफ्तार किया था तब उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ये सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी अचानक इसी समय क्यों प्रकट हुए? क्या वे कोई खेल खेल रहे हैं? पहले उसे जो परिवार के बुजुर्ग गुरु को बचाने दें और फिर आरोप साबित होने के बाद उसे गिरफ्तार करें। टीम के प्रभारी उपनिदेशक के पास चेन पिंगान के आंतरिक आक्रोश की परवाह करने का समय नहीं था। उन्होंने बस जोel जैकिंग को देखकर मुस्कुराया और सांत्वना भरे शब्द कहे, अगर प्रोफेसर जोel जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चलें। धन्यवाद। जोel जैकिंग ने सिर हिलाया और उपनिदेशक के बगल में खड़ी हो गई। जो परिवार के बुजुर्ग गुरु का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रहे हो? कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करना एक बात है, लेकिन अब तुम जो परिवार के निजी मामलों में भी दखल दे रहे हो। उपनिदेशक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो इसे शुरू से ही मत करो। प्रोफेसर जो को अपनी निजी स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि आप उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेना चाहते हैं तो आप जो दापान पर मुकदमा चला सकते हैं। डिंग। भाग्य का पुत्र। चेन पिंगान के भाग्य अंक 500 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने 10,000 भाग्य खलनायक अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग। भाग्य का पुत्र। चेन पिंगान की किस्मत का मूल्य 1000 अंक कम हो गया। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 20,000 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग। मुख्य अभिनेत्री जोel जैकिंग की लोकप्रियता बढ़ गई है। बधाई हो मेजबान, आपको डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक मिले हैं। डिंग। महिला नायिका जोel जैकिंग ने सन ऑफ डेस्टिनी से संबंध तोड़ लिया है। बधाई हो होस्ट, आपको डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 5000 अंक मिले हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बिस्तर पर लेटे हुए किनलैंग चुपचाप सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज़ें सुन रही थी और उसे बेहद ताजगी महसूस हो रही थी। सब कुछ पहले से ही तय था। उसे बस अपना चेहरा दिखाना था, चिंगारी लगानी थी और बाकी सब कुछ योजना के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटित हो जाता। चाहे वह भोज में जोel दापान द्वारा खून की उल्टी करना हो या जोel जैकिंग का जुबानियन बॉडी, सब कुछ पहले से ही सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था। बेचारे चेन पिंगान को शायद अभी भी इस बात की राहत महसूस हो रही होगी कि आखिरकार उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें केवल थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जाने की अनुमति थी और एक बार डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स मिल जाने के बाद उन्हें वापस वहीं डेरा डालकर बैठना पड़ेगा। क्या अब भी उस खूबसूरत लड़की का दिल जीतने की उम्मीद है? आप चाहें। चेन पिंगान के कौशल और असाधारण क्षमताओं के कारण ही वह बहुत पहले स्कारलेट डेटुरा द्वारा हत्या किए जाने से बच सका था। ये दृढ़ निश्चयी महिला केवल उसी की आज्ञा मानती है। अगर कोई और पुरुष होता, विशेषकर चेन पिंगान और उसका शिष्य जिसने उसके कट्टर शत्रु की मदद की, तो वह उसे जिंदा ही मार डालना चाहता। छी, फुफकार। किनलैंग सोच विचार कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन खोला तो उसे जोel जैकिंग का एक संदेश दिखाई दिया। आज के लिए धन्यवाद, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, दाओ। जो परिवार के रहस्य, लेकिन आपके कार्यों ने मुझे इतने वर्षों से अपने दिल में दबी हुई क्रोध को बाहर निकालने में मदद की। नो बैकवोट नो। दुर्भाग्यवश सबसे बड़े खलनायक जोel दापान को कोई सजा नहीं मिली और चेन पिंगान ने उसे बचा लिया। किनलैंग ने संदेश पर एक नज़र डाली और बस मुस्कुरा दी। यह उम्मीद की जा रही थी कि जोel दापान को चेन पिंगान द्वारा बचाया जाएगा। भाग्य के पुत्र के दखलंदाजी भरे स्वभाव को देखते हुए क्या वह अपनी ताकत दिखाने का इतना अच्छा मौका गंवाएगा? लेकिन क्या जोel दापान वाकई सुरक्षित है? सपने देखते रहो। स्कारलेट डेटुरा ने उसे जो दवा दी थी उसे इतनी आसानी से बेअसर कैसे किया जा सकता है? यह महज एक क्षणिक स्पष्टता है, जल्द ही वह अपने ही पैरों पर लात मारने लगेगा। हालांकि अब इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं है,
क्योंकि जो दापान ने चेन पिंगान को धोखा देकर अपनी अहमियत खो दी है। कुछ देर सोचने के बाद किनलैंग ने भी एक संदेश भेजा, शिक्षक जो, आपको आज जो परिवार के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। आपके लिए वह जगह किसी अजगर की मांद या बाघ के बिल जैसी है। आपने जो कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, वह सब बकवास है, यह महज एक संयोग था। जो ज़ेकिंग, ओ कैरट कैरट ओ, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, ठीक है। अगर तुमने पहले से ही कुछ न किया होता तो मुझे डर है कि मैं भी जो परिवार द्वारा कैद कर लिया गया। सौभाग्य से बाद में आए उपनिदेशक मुझे वहां से ले गए। और हाँ, कृपया मुझे अब शिक्षक या प्रोफेसर कहकर मत बुलाए। क्या आपने आज मुझे ज़ेकिंग कहकर नहीं बुलाया? ये सुनने में अच्छा लगता है तारानकन। खैर, आज की घटनाओं ने आखिरकार मेरे दिल में 10 साल से चली आ रही उस गांठ को खोल दिया है। आपने मुझे इस भयानक मुसीबत से निकलने में मदद की और मैं आपका एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। बताए, आप मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं और जब तक यह मेरे बस में होगा मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। ये जो ज़ेकिंग की बातें सुनकर किनलैंग को एहसास हुआ कि उसने जो किया वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि जो ज़ेकिंग की मदद करने के लिए किया गया एक जानबूझकर किया गया कार्य था। मुझे ज़बरदस्त प्रेरणा मिली। जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मुझे और भी अधिक प्रेरणा मिलती है। ज़ेकिंग, ओम, मैं तुम्हें हर दिन उसी वर्दी में देखकर थक गया हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें तुमने अच्छे कपड़े पहने हो, जैसे कि वो तस्वीरें जिनमें तुम्हारा फिगर दिखता हो? किनलैंग ने सावधानी से संदेश भेजा। वह जानता था कि जो ज़ेकिंग का एक बहुत ही अजीब शौक था, या यूं कहें कि वह बेहद घमंडी थी। वे अपनी शारीरिक बनावट को लेकर बेहद अभिमानी होते हैं और हमेशा सेल्फी लेना पसंद करते हैं। अगर जो ज़ेकिंग उससे सावधान रहना बंद कर दे या अगर उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो जाए तो वह इसे भेज सकता है। किनलैंग तो बस जो ज़ेकिंग के दिल में अपनी जगह पर रख रहा था। वह निश्चित रूप से कोई भी निजी तस्वीरें नहीं देखना चाहता था। डिंग डोंग, छवि, जेपीजी, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। बिना किसी झिझक के तस्वीरें तुरंत किनलैंग के फ़ोन पर भेज दी गईं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पहली तस्वीर में जो ज़ेकिंग ने केवल चुस्त दुरुस्त कपड़े और काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी और उनकी छाती से उनके आकर्षक सुडौल शरीर के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी बेहद आकर्षक काया के नीचे एक पतली कमर है जिसमें ज़रा भी अतिरिक्त चर्बी नहीं है, इतनी पतली कि उसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता है। किसने सोचा होगा कि इतनी सुडौल काया और उन पतली, सीधी, लंबी टांगों वाली जो ज़ेकिंग की कमर इतनी पतली होगी। उसका फिगर कमाल का है, पूरी तरह से सही। काली स्टॉकिंग्स के नीचे एक बीच स्विमसूट था। खूबसूरत महिलाओं को देखने के आदी किनलैंग भी इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। मैं इसे कैसे कहूँ, कुछ लड़कियां काफ़ी खुले कपड़े पहनती हैं और अगर वे आपके सामने स्विमसूट में भी खड़ी हों तो भी वे उतनी खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन यह विरोधाभास जो ज़ेकिंग जैसी शख्सियत के बीच के अंतर को उजागर करता है, जो सार्वजनिक रूप से गंभीर हो सकती है लेकिन निजी तौर पर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होती है। वह तो कमाल है। युवक स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? सू शियाओ ने अपने गाल फुलाए और कुछ उत्सुकता से आगे झुकी। वह किनलैंग के फ़ोन पर मौजूद जानकारी देखना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि युवा शिक्षक कोई गंभीर चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि युवा स्वामी कुछ अलग थे। लेकिन जैसे ही वह करीब झुकी, स्क्रीन काली हो गई। सू शियाओ ने हल्की सी जलन महसूस करते हुए धीरे से नाक से कुड़ी। वह जानती थी, युवा मालिक निश्चित रूप से किसी खूबसूरत महिला को देख रहे थे। आमतौर पर तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे समय में भी वो दूसरी लड़कियों को देख रहा है। कोई भी लड़की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। युवा स्वामी, शियाओ आपको बहुत पसंद करती है। कृपया शियाओ को छोड़कर मत जाए, ठीक है? सू शियाओ ने कमज़ोर स्वर में कुछ बुदबुदाया, आगे झुकी और मुंह फुलाते हुए फिर से कुछ बुदबुदाए। किनलैंग ने अपने होठों को चटकाया, धीमी आवाज़ में हम कहा और अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। युवक स्वामी, आपको लड़के पसंद हैं या लड़कियाँ? क्या मैं आपके लिए एक बच्चा पैदा कर सकती हूँ? सू शियाओ ने किनलैंग का सिर पकड़कर। शायद इस दौरान दादी डीन की शिक्षाओं का असर था, लेकिन जब सू शियाओ अकेली होती थी तो वह हमेशा चिंतित और असुरक्षित महसूस करती थी। उसे हमेशा लगता था कि दादी डीन की बातें सही हैं। अगर उसका अपने स्वामी से बच्चा होता तो शायद उसके मन में ऐसे विचार आना बंद हो जाते। किनलैंग ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लो। अगर ऐसा सच में हुआ तो बाहर के लोग अंदर नहीं आ पाएंगे और अंदर के लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर बोलते बोलते आपकी आवाज़ बैठ जाए तो मुझे दोष मत देना। सू शियाओ भी इस तरह का गहन कथन सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ गई। काफ़ी देर बाद आखिरकार किनलैंग की शरारती आंखों के माध्यम से उसे उन शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकुड़ी और अवचेतन रूप से बैठ गया। उसका मूल इरादा किनलैंग के साथ प्यारी हरकतें करने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से केवल बैठकर ही उसने ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा योगदान दे दिया। मैं इसे कैसे कहूँ?
कुछ लोग अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज़्यादा आंकते हैं और अंत में नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है। उसने दुर्बल स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, जैसे उसे अन्याय का एहसास हो रहा हो। युवा स्वामी, यदि भविष्य में आपको शियाओ शियाओ पसंद न आए तो कृपया उसे दूर मत भेजना, ठीक है? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कैसे विदा कर सकता हूँ? किन लैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ उसके गालों पर कई बार चुंबन किया। मैं तुम्हारी चिंता में इतना मशगूल हूँ। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो चलो एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सू शियाओ शियाओ ने अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया, काफी देर तक चुप रही, फिर अपना गाल उसकी छाती से रगड़ा और कुछ डर के साथ कमजोर आवाज में बोली, अभी ऐसा नहीं करते हैं। उसने किन लैंग के मजाक को गंभीरता से ले लिया। अभी भी बेतुके विचार आ रहे हैं। किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर धीरे से सिर हिलाया। सू शियाओ शियाओ ने मुंह बनाकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अब इसके बारे में नहीं सोचूंगी। तुम कह कुछ रहे हो और तुम्हारा मतलब कुछ और है। किन लैंग को यह बात मजेदार लगी। क्या होगा अगर सू शियाओ शियाओ ज्यादा सोच विचार न करे और उसे बरी करने से इनकार कर दे। तियानहाई शहर की कृत्रिम झील डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाकर एक शांत और सुकून भरा दृश्य प्रस्तुत करती है। किनारे के पास पानी में एक छोटी सी लकड़ी की नाव बहुत ही स्पष्ट रूप से तैर रही थी। लिनशीर शर्म से सिर झुकाए लकड़ी की नाव के एक किनारे पर बैठी थी। जब उसका भाई किन उसे नाव पर लेकर आया था तो उसे लगा कि दाव ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, लेकिन वह बार बार अपनी हथेली से उसकी जांघ को छू रहा था। ये जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, है ना? भाई किन जैसा ईमानदार व्यक्ति तुच्छ लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है? इसके अलावा भाई किन को इस तरह फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर वह उसे छूना चाहता है तो उसे सीधे सीधे कह देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह सहमत है। भाई किन, आप क्या देख रहे हैं? काफी देर बाद लिनशीर ने झील की ओर देख रहे किन लैंग की ओर देखा और उत्सुकता से दाव से पूछा, क्या आप व्यस्त हैं और मुझे घुमाने ले जाने का समय नहीं है? अगर आपको कुछ काम है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं अपनी व्हीलचेयर में खुद घर जा सकती हूँ। ये सब मम्मी की गलती है जिन्होंने मुझे यहाँ लाने के लिए जोर दिया। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि आप हर दिन एक्यूपंक्चर में मेरी मदद करने आते हैं। किन लैंग ने झील से नजरें हटाईं और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। चाची ने मुझे तुम्हें अकेले बाहर लाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह लिनशीर को नाव की सैर के लिए इस झील पर इसलिए लाया था क्योंकि वह जानता था कि कहानी में आगे चलकर यहाँ कुछ घटित होगा। कुछ देर देखने के बाद जो जैकिंग कहीं भी नजर नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ये गलत याद हो? एक मिनट रुकिए, आज तो ओल्ड मास्टर जो का जन्मदिन है। जैसे ही डीन ने सू शियाओ शियाओ को बुलाया, वह बाहर आया और विशेष रूप से जून जी से यहाँ एक लकड़ी की नाव की व्यवस्था करने के लिए कहा। क्या हमारे सारे प्रयासों के बाद भी हमें कुछ भी हासिल न होना संभव है? जब किन लैंग सोच विचार कर रहा था तभी उसने देखा कि उसके सामने बैठी लिनशीर ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया था। फिर उन्होंने बातचीत शुरू करने की पहल करते हुए पूछा, क्या हाल ही में नूडल की दुकान के लिए किसी नए स्थान के बारे में कोई खबर आई है? लिनशीर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे माता पिता को कमर्शियल सिटी के पास एक नई दुकान मिल गई है। संयोग से वहाँ एक चेन स्नैक स्टोर था जो बंद हो गया था। हालांकि हम वहाँ जा चुके हैं। उस इलाके में लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है और वहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट हैं, नूडल्स की दुकानें नहीं हैं। वहाँ नूडल्स की दुकान खोलना निश्चित रूप से एक अच्छा बाजार होगा। अगर ऐसा है तो तुम खूब पैसा कमाओगी। किन लैंग ने आधे मजाक में लिनशीर के बगल में बैठते हुए हाथ बढ़ाकर उसके बालों में से एक बिखरा हुआ बाल उठाया। तो मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा, मेरी होने वाली अमीर लड़की। लिनशीर शर्मा गई और बोली, भाई किन ने जितना बड़ा चढ़ाकर बताया है उतना नहीं है। नूडल की दुकानों से असल में इतनी कमाई नहीं होती। वैसे भी मेरे परिवार की नूडल की दुकान में दाम बहुत कम है। किराया और कर्मचारियों का खर्च काटने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। बेशक इससे फूड स्ट्रीट पर नूडल की दुकान खोलने की तुलना में कहीं ज़्यादा कमाई होगी। किन लैंग देख पर झुककर अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर दाव से मजे से, तुम्हारे चाचा और चाची अब जवान नहीं हैं और तुमने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है, लेकिन तुमने पहले ही अपने भावी बॉस की पत्नी को आरक्षित कर लिया है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो ये बात समझ में आती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी एक बड़ी नूडल की दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे पैरों के इलाज पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। हालांकि परिवार को आमदनी की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दूसरी दुकानें संभालने के लिए अतिरिक्त पैसे जुटाना नामुमकिन था। भाई किन, आपका धन्यवाद, वरना मुझे नहीं पता कि दाव की इच्छा कब पूरी होती। लिनशीर जब बोल रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में भविष्य के लिए आशा की चमक थी। सच कहूं तो मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है।
मैं बस इतना सोचती हूँ कि स्नातक होने के बाद अगर मैं अपनी खुद की नूडल्स की दुकान खोल सकूं और हर दिन अपने व्यस्त ग्राहकों के लिए गर्मागर्म नूडल्स का कटोरा तैयार कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। उसने किन लैंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, भाई किन, आपको क्या लगता है कि मैं कब तक दोबारा खड़ी हो पाऊंगी? आपको अभी कुछ और एक्यूपंक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, किन लैंग ने धीरे से उन्हें दिलासा दिया। फिर से खड़े होने को लेकर आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ठीक होने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन हर दिन इसके बारे में पूछना थोड़ा अजीब है। लिनशीर ने झील की ठंडी हवा से बिखरे अपने बालों को कान के पीछे समेट लिया। किन लैंग के चेहरे को निहारते हुए उसकी खूबसूरत आंखें शांत झील की लहरों की तरह चमक उठीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, क्योंकि नूडल्स की दुकान का मालिक अभी तक नहीं है।